ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाय हमारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट और एक्स हमारा ये हो गया डिस्टेंस हो गया फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और ये हमारा बेसिकली फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे, ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स कॉमा टी। तो मतलब सिंपल हम इस टॉपिक पे आते हैं। अब क्या होता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, इसमें करते हैं, इसमें जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसमें टी हमारा हमने देख लिया था, टेंशन होता है, और एम हमारा मास होता है। तो हम इस करते हैं सिंपली, क्या है ये वाला टॉपिक आता है, लेट इतना इतना बी द डिस्प्लेसमेंट एट डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी एंड एट द डिस्टेंस एक्स, देन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो होती है हमारी यही होती है सिंपल, वेयर ए हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब क्या होता है सिंपल, कभी कभी ऐसा भी सर ने मेरे को बताया, जस्ट सर ने बताया था कि आप क्या होता है, जैसे ये तीन सॉल्यूशन हमें ये हमने देखे यहाँ पे नीचे, कभी कभी इसका प्रूफ भी करने को आ जाता है कि ये तीनों सॉल्यूशन हमारे कैसे आए। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन ही, वैसे चांसेस ज़्यादा ये क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन सर ने बोला कभी कभी ये भी होता है कि इसके यही कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन से कैसे आए ये तीनों, तो कभी कभी इसका ही प्रूफ मांग लेते हैं। तो बट हमें क्या है ना, हम दोनों देख लेंगे एक बार। तो हमने ये कर लिया सिंपल, तो यहाँ पे इसका प्रूफ निकाल के दिखाया यहाँ पे। तो हमने x देख लिया, इतना फंक्शन ऑफ x, एंड ये हमारा x हमारा x पे ही मतलब फंक्शन है, t हमारा t उसमें स्मॉल t ही है, इसमें x नहीं है। ठीक है, सिंपल हमने क्या करा, यहाँ पे सिंपल जो यहाँ पे ये दे रखी ना ये वाली वैल्यू, इसका हमने वैल्यू निकाल लिया सिंपल, क्योंकि फंक्शन तो हमने इसे एज्यूम कर लिया, लेट ये y इक्वल्स टू कैपिटल x इंटू कैपिटल टी। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली जो यहाँ पे गिवन था। उसके बाद इन दोनों की वैल्यू निकाल के इसी में पुट कर दी, जब हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो हमने ये करा सिंपल। तो हमने बाय वेरिएबल सेपरेशन जो हमें जस्ट देख के आया, एक्स की टर्म एक जगह तरफ, टी की टर्म एक तरफ, ये हमने देखा तभी जब ये के कांस्टेंट के इक्वल होगा, तभी हमने के की वैल्यू यहाँ पे ये हमने इक्वल में रखी। देन हमने क्या करा, देन हमने जस्ट यहाँ पे x इक्वल्स टू ये आ गया, t इक्वल्स टू ये आ गया। अब सर ने बोला कि अब क्या होता है इसमें कुछ केसेस बना, क्योंकि इसमें वेरिएबल वेरियस सॉल्यूशंस जो होते हैं वो तीन थे हमारे, तो इसमें किसी कुछ केस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सिंपल नाउ द फॉलोइंग केसेस अराइज, जो हमारा क्या होता है केस फर्स्ट होता है, अगर के हमारा ग्रेटर देन जीरो हुआ, देन हमें करना है लेट के को हमें लेमडा स्क्वायर लिखना है, यूजिंग करना है 4, देन हमें करते हैं सीधा वैल्यू में इसमें वैल्यू डालनी है किसी के की वैल्यू, और टी की वैल्यू सेम आ जाएगी, और इससे जब ये वाली इक्वेशन बन जाएगी तो आपको सीधा डायरेक्ट, वैसे तो ये हमारा प्रॉपर सॉल्व होता है, लेकिन सर ने बोला कि वैसे कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा वन पेज कंप्लीट हो चुका है, मतलब सर कह रहे थे कि कोई नीड नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है प्रूफ करने के लिए, तो आपको अगर आपने ये लिखा है इसके बाद सीधा आप ये लिख देना, क्योंकि ये आपने अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये भी मतलब 3-4 पेज का आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो सर ने बोला अगर आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो हम मार्क्स दे देंगे। ठीक है, ये सिंपल वही है, ये आपको मैं एक बार अगर याद दिलाऊं, आप कैसे आप इससे यहाँ तक पहुंच सकते हो, तो वो सिंपल वही है क्या, कि हमने पिछले सेमेस्टर हमने पढ़ा था, पिछले सेमेस्टर नहीं, अभी क्या होता है फर्स्ट और फॉर ये जो हमारा सेमेस्टर चल रहा है इसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट पे कहीं पे मैं हमने निकाला था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम निकालते हैं वो सी एफ और पी आई निकालते हैं, सेम उसी तरीके से हमने ये वाला इसका आंसर निकाला है। एक बार जस्ट हम मैंने शायद इसका निकाला भी है शायद, यहाँ पे डी हमारा जो होता है डी बाई डी एक्स होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको हमने के को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, तो हमारा ये टर्म बन गया। ठीक है, इसकी इसकी वैल्यू होती है डी स्क्वायर एक्स होती है, हमने एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, सिंपल क्या करते थे हम, जो भी एक्स कॉमन ले लेते थे, देन हमारा ये होता है डी की वैल्यू एम पुट कर देते थे। ठीक है, डी की वैल्यू हमने एम पुट कर देते थे, जब हमने डी की वैल्यू एम पुट कर देते थे फिर हम उसके रूट्स निकाल लेते हैं, रूट्स क्या होते थे, रियल होते थे, कभी कभी सेम भी होते थे, कभी कभी इमेजिनरी भी होते थे, उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्यूशन दे रखे होते थे, वही हमें प्रोसीड करना होता था। जैसे क्या होता है यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल्स टू जीरो, वो क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, हाँ उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में बस क्या होता है डी की वैल्यू एम पुट कर देते हैं, एम स्क्वायर माइनस के इक्वल्स टू जीरो, एम की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस रूट की आ गई। अब क्या होता है प्लस माइनस रूट की आ गई, रियल रूट्स है और डिफरेंट रूट्स है। ठीक है, रियल विथ डिफरेंट रूट्स है, मतलब ए और वी की वैल्यू, मतलब क्या होता है रूट्स हमारे सेम नहीं है, तो एक्स हमारा क्या आ गया ए, वो सॉल्यूशन लिखने के वहाँ पे तरीके होते हैं सिंपल, आप देख सकते हो कि x इक्वल्स टू ए की पावर रूट के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस रूट के एक्स। ठीक है, अब क्या होता है सिंपल, तो अगर आपको ये दिखाना है करके तो आप दिखा भी सकते हो, अगर आप वैसे सर ने बोला कि दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो कि जब भी हमारा के की वैल्यू लेमडा स्क्वायर होती है तो हमारा सॉल्यूशन यही आएगा, सेम जो हमने यहाँ पे एक्स के लिए करा ना वही हमारा सेम टी के लिए है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे वैल्यू सेम है, बस यहाँ पे कांस्टेंट अलग है, कांस्टेंट अलग है, और यहाँ पे टी के साथ क्या होता है एक हमारा ए लैम्डा टी होता है, और यहाँ पे क्या होता है माइनस ए लैम्डा टी, यहाँ पे एक ए आ जाता है, एक तो ए ऐड हो जाता है और एक्स की जगह टी आ जाता है। ठीक है, तो हमारा हल्का सा चेंज होता है, लेकिन हमारा यही मतलब प्रोसेस हमारा यही है बेसिकली। ठीक है, सिंपल। अब क्या होता है केस टू में हमारा क्या होता है, अगर हमारा के लेस देन जीरो है, सो दैट के को हमें करना है माइनस लेमडा स्क्वायर लेना है, लेमडा स्क्वायर लेंगे सिंपल, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा था
यहाँ पे माइनस का लैम्डा स्क्वायर आया था जब मैंने इधर लाया था लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड में ही ऑलरेडी माइनस का है। तो मैंने पॉजिटिव का करा, तो जब पॉजिटिव करते थे तो हमारा उसका ये आता है, ये सॉल्यूशन आता है, ये x इक्वल्स टू ए टू कॉस एक्स लैम्डा प्लस बी टू साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखाऊं, एक सेकेंड। तो हम सिंपल क्या होता है कि इसके सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, वैसे वही सी एफ प्लस पी आई जो हमने करा था। वैसे मैंने अभी हल्का चेक करा तो मैंने एक चीज़ देखा क्या, कि इस बार जो हम सी एफ करा है इस सेमेस्टर में, जो हमने सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले हैं वो ये वाले हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये सिंपल वही, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, डी की वैल्यू एम पुट करते हैं, डी डैश की वैल्यू वन पुट करते हैं, सिंपल यहाँ होता है एम की फॉर्म में हमने कर लिया, यहाँ से हमने इसके रूट्स निकाल लिए, देन क्या होता है सी एफ निकालते हैं ऐसे। अब इसमें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारा सी एफ दे रखा है ना, इस वाले सेमेस्टर में सी एफ हमने ऐसे निकाला था कि इसमें फंक्शन फंक्शन इंक्लूड है, बट हमने अभी जो करा वहाँ पे फंक्शन वाला सी एफ नहीं है, वहाँ पे हमारा नॉर्मल कॉन्स्टेंट वाला है। तो हमने क्या था, जो लास्ट सेमेस्टर हमने करा था वहाँ पे वैसा था, इस सेमेस्टर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हमने सी एफ निकाला है, लेकिन सी एफ जो हमने निकाला है यहाँ पे वो फंक्शन की फॉर्म में है। एक सेकेंड, ये रहा सी एफ जो निकाला है यहाँ पे, हमारा क्या है, यहाँ पे फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन और जो हमने अभी करा जस्ट, एक सेकेंड, जो हमने अभी करा है आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, जो हमने अभी करा है ना, जो हमारे सी एफ आ रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम सी एफ ही निकाल रहे हैं ना, वो हमारे फंक्शन के टर्म में नहीं आ रहे, ये हमारे ए के टर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में करा था वो वाला वैसा वाला सी एफ निकालना है हमें, बट सर ने बोला कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सीधा इसका आंसर लिख देना है सिंपल। हमें ध्यान रखना है केस वन में जब हमने के की वैल्यू ग्रेटर देन ली है जीरो से, तो हमें सिंपल यहाँ पे ये इसकी वैल्यू, पहला वाले जो वेरियस सॉल्यूशंस है हमारे, ये तीन सॉल्यूशन, उसमें से हमारा कौन सा वाला सॉल्यूशन आएगा, पहला वाला सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन ली है। जब हमें के की वैल्यू लेस देन लेनी है तो हमारा सॉल्यूशन नंबर कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। देन अगर हमारा के की वैल्यू, अगर हमने जब जीरो ली है तो हमारा क्या होगा, सिंपल सॉल्यूशन हमारा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, एक्स की वैल्यू ये और टी की वैल्यू ये, सिंपल y इतना इक्वल्स टू ये, सिंपल। तो हमें ये ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो पेपर में। देन आता है हमारा क्या, ये तो हमने कर लिया इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं करे हमने, जस्ट इसका ये प्रूफ देखा कि ये कैसे आया है, ठीक है। अब करते हैं इसके क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस यूनिट का वो यही दो, यही ये टॉपिक है, इसके अगला टॉपिक है कौन सा, एक तो होता है वेव इक्वेशन और एक होता है हीट इक्वेशन, ठीक है। इसके मतलब इसके क्वेश्चन हम करेंगे, दो दो क्वेश्चन करेंगे पर टॉपिक। अगर हम दो दो क्वेश्चन करते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा बेसिकली कि इससे क्वेश्चन कैसे करने हैं। इसके क्वेश्चन कम से कम 2 पेज के हैं, 2 या 2.5 पेज के हैं, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। वैसे आपको मैं एक चीज बता दूं कि अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें टोटल क्वेश्चन जो है बुक में, क्योंकि ये दो क्वेश्चन ही कराया सर ने, दो क्वेश्चन कराया हीट इक्वेशन के, दो क्वेश्चन कराया वेव इक्वेशन के, तो बुक में है टोटल 11 क्वेश्चन, हर एक दोनों टॉपिक है 11 क्वेश्चन, इस वो वेव इक्वेशन के और 11 टॉपिक हीट इक्वेशन के। तो उसमें से दो क्वेश्चन तो हम यही कर लेंगे, उसमें बचे 9 क्वेश्चन। तो आपको बस एक चीज ये देख लेना बुक ओपन करके क्या, कि बाकी के जो 9 क्वेश्चन बचे उसमें ये देखना है कि कौन सा, मतलब सिंपल सा पता क्या है, कि उसमें बस आपका ना जैसे कोई कोई टर्म जो होती है हल्की हल्की से, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो यहाँ पे कोई एक दूसरी टर्म आ जाएगी, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पे ये है, जैसे इस क्वेश्चन में ये देखा y की वैल्यू ये दे रखी है, वहां पे कुछ और टर्म होगी, बस हल्का हल्का सा चेंज होगा, इंटीग्रेशन का पार्ट या डिफरेंशिएशन पार्ट हल्का सा बढ़ जाएगा, बाकी प्रोसेस जो होगा, जैसे बाउंड्री कंडीशन बनानी है हमें, उन बाउंड्री कंडीशन को हमें हर एक बार हमने वो इक्वेशन में डालनी है, ये सारा प्रोसेस जो होगा वो एकदम सेम होगा, तो बस हमें हल्का हल्का चेंज करना है। तो हम अभी दो क्वेश्चन करेंगे वेव इक्वेशन के और दो क्वेश्चन करेंगे हीट इक्वेशन के, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। और बुक की जो वो है ना बुक, जैसे कि आपको वैसे एक बार बता देता हूँ, जैसे पेज नंबर 171, पेज नंबर 171, ठीक है। जैसे ये हमारा यूनिट नंबर थर्ड है, तो इसमें आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल नंबर एक बार, कि क्लासिफिकेशन हो गया, ट्रांसवर्स, जैसे कि हम ये वाला पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 187, इसमें क्या होता है एग्जांपल नंबर 1, यही एग्जांपल हम आज करेंगे और एक एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना, एक 11 क्वेश्चन में से इसकी मैं एक पीडीएफ बना के इस बुक की, मतलब जो 11 क्वेश्चन है इसके वेव इक्वेशन के, 11 क्वेश्चन उसके, उसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप एक बार बस देख लेना, जिसके पास बुक नहीं है वो एक बार देख लेना बस, कि इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसमें क्या क्या हल्का हल्का चेंजेस है बस, ठीक है। तो हम जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हमारा टोटल 4 टॉपिक था, 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हम अब थर्ड टॉपिक कर रहे हैं जो कि है कौन सा वाला, वेव इक्वेशन। तो हम इसके वेव इक्वेशन का हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख ही लिया, अब इसके क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं हम इसका। क्या कि टाइटली स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग विथ fixed endpoint at x equals to 0 and x equals to L initially in the position itna, it is set vibrating by giving to each of its point a velocity itna, वेलोसिटी वही dy ओवर dx, x हमारा y हमारा क्या था डिस्प्लेसमेंट है, t हमारा टाइम है यहाँ पे, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 फाइंड y x t इन द फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, सिंपल। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, सिंपल सा ये कि वो वेव इक्वेशन का है या हीट इक्वेशन का है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो वेव इक्वेशन का होगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, कभी डिस्प्लेसमेंट टर्म लिखा होगा, ठीक है, और उसमें वो क्वेश्चन में y जैसा दे सकता है, y दे सकता है क्योंकि y हमारा डिनोट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, y हमारा हीट में भी दे देता है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे हमारा y हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, y हमारा टेम्परेचर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट की बात वो कहीं ना कहीं पे करेगा, डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई या वो y को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो वो हल्का सा आप बस 2-3 क्वेश्चन पढ़ना, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ा, सिंपल क्या बोला है, एक टाइटली स्ट्रिंग है जो कि फिक्स एंड है, ठीक है, स्ट्रिंग है फिक्स एंड के साथ में x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू l, ठीक है, जो एंड है इसके 0 l पे, इनिशियली इन दी पोजीशन, मतलब इनिशियली जो उसका पोजीशन क्या है इतना है, ठीक है, वो वाइब्रेटिंग बाय गिविंग टू ईच पॉइंट अ वेलोसिटी। हमने क्या होता है ईच पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी दी है, उससे क्या हो रहा है, वो स्ट्रिंग हमारी वाइब्रेट कर रही है जिससे कि क्या होती है, जो वो स्ट्रिंग है वो हल्के वेव्स बना रही है। और जब वो वेव्स बना रही है तो मैंने बताया था हाइट ऑफ स्ट्रिंग बताई थी, वहां पे मैंने वाई को हाइट ऑफ स्ट्रिंग भी बोला था, डिस्प्लेसमेंट बोला था, क्योंकि वो हम क्या होता है डिस्प्लेस करेगी, तो वही उसकी ही वैल्यू निकालनी है हमें बस, ठीक है। तो इसने बोला क्या होता है वेलोसिटी, उसने वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है एट टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इतनी है, फाइंड, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को जल्दी से, क्या बोला है। सिंपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है y x t एट एनी पॉइंट x एंड एनी टाइम t इज गिवन बाय, सिंपल हमारी ये इक्वेशन है। सिंपल आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि हमारी जो वेव इक्वेशन की इक्वेशन है वो हमारी ये होती है, सिंपल, यहाँ पे ए स्क्वायर हमारा क्या होता है t बाय m होता है, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले जो इसमें जरूरी चीज है वो है हमारी बाउंड्री कंडीशन। इसमें हमें बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन को ही हमें बार बार क्वेश्चन में वो इक्वेशन में डालना होता है, उससे वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि शुरू में कि आपको बाउंड्री कंडीशन बनाना इजी लगे, मतलब इजी से आप बना लो। कैसे, सिंपल हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द बाउंड्री कंडीशन आर क्या, y 0 t इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा 0 है। और यहाँ पे क्या होता है, x t होता है, x की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, इनिशियल, दोनों एंड हमारी क्या है, फिक्स है, और अगर एंड हमारी फिक्स है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा एंड पॉइंट पे, क्योंकि वो हमारी एकदम बंधी हुई है, ठीक है। तो उस पे 0 होगा। अब y t एंड पॉइंट पे, क्योंकि हमने बोला स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों हमारी क्या है, फिक्स है, तो वो क्या है, एल बी, वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो ये कंडीशन मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन में ये देखा है कि ये दो कंडीशन होती ही होती है, ठीक है। देन हमारी थर्ड आता है ये वाला, क्या, x कॉमा जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे कहाँ पे दे रखा था, हम एक बार देखते हैं कि यहाँ पे ये दे रखा था कि इनिशियली इन दी पोजीशन इतना, इनिशियली से पोजीशन दे रखी है, ये इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन का मतलब x t की वैल्यू टाइम जो है वो 0 पे, ठीक है। इनिशियल जो x जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली y, ठीक है, 0 पे वो कितना है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और फोर्थ हमारा यहाँ पे वेलोसिटी गिवन था, ठीक है, वेलोसिटी उसने कहाँ पे बोली थी, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे बोली थी। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी क्या निकाली है, dy ओवर dt, ठीक है। जैसे y हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होती है, सिंपल। तो t इक्वल 0 पे इसको हमें gx यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। बस ये हमारी चार बाउंड्री कंडीशन बन गई। अब इन्हीं चार बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन पूरे को सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाय दिस। ये हमें क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला सॉल्यूशन जो होता है ये मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन होता है। क्यों होता है आपको मैं अभी जस्ट बताता हूँ कि जैसे हमने देखा कि वेरियस सॉल्यूशन जो है वेव इक्वेशन के, ये तीन सॉल्यूशन है, इसमें से मोस्ट सूटेबल ये वाला है, मोस्ट सूटेबल ये वाला है। अब मोस्ट सूटेबल ये वाला क्यों है, अब हम देखते हैं क्या, कि हमने देखा फर्स्ट वाले में क्या है, जब हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट वाले में एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वाई की वैल्यू वैसे, मतलब एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वाई की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि तो सेकंड वाले वो थर्ड वाले में एक्स की वैल्यू इंक्रीज वाई की वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ई की पावर में कराता है, तो ये पावरली, और पावर में पता है कि जैसे ई की पावर 1 है,
तो 2.7, ई की पावर 2 है तो 2.7 इंटू 7, ई की पावर 3 है तो 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7। तो मतलब क्या होता है, ड्रास्टिकली चेंज आता है हमारा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लीनियरली चेंज आता है, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या होता है, एक्स वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी वाई की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, लेकिन ठीक है। जैसे आप देख लो थर्ड वाले में भी सेम लीनियरली इंक्रीज करेगा। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है ना, उसमें क्या होता है, कॉस दे रखा है और साइन दे रखा है, और हमें पता है कि कॉस और साइन जो होता है -1 और 1 के बीच में उनका ग्राफ होता है। तो बस इसी कंडीशन चक्कर में, इसी कंडीशन चक्कर में क्या होता है, हम मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन जो लिखते हैं सब में इसी को ही हेल्प से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेव है, वेव क्या होता है, दो अगर हमने एक स्ट्रिंग को बांध रखी है दो एंड से, और अगर हम उसे उसमें कुछ वेलोसिटी देते हैं मिडिल में कहीं भी किसी पोजीशन पे एंड पॉइंट को छोड़ के, तो क्या होता है, वो क्या होता है, एक टाइप ऑफ वेव बनाती है, वो वाइब्रेट होती है, ठीक है, वाइब्रेट होती है। अब हमें पता है कि एक्स की वैल्यू अगर हमने बहुत ज्यादा करी, एक्स के लिए बहुत ज्यादा करी, तो वाई एक्स हमारा अगर इन्फिनिटी हुआ तो वाई तो हमारा इन्फिनिटी नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसकी तो वाई की तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी तो एक लिमिट होती है ना वेव बनाने की। तो अगर वाई की हमारी एक लिमिट है, इसलिए हमने सबसे, और हमने पता है कि कॉस और साइन की भी हमारी एक लिमिट होती है -1 से 1 तक। इसलिए हमारा जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन की हेल्प लेते हैं सारे क्वेश्चन में, ठीक है। हमने अभी हम दो क्वेश्चन वेव करेंगे, दो क्वेश्चन हीट करेंगे। आप देखना चारों क्वेश्चन में हमने मोस्ट सुटेबल वाला यही लिया है। उसमें हीट में हल्का सा अलग हो जाता है, लेकिन उसमें कॉज और साइन की टर्म आती ही आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये तो आपको सब क्वेश्चन लिखना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाय वन, हमारी वो ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा है, ये वाला, ठीक, सिंपल। अब क्या करना है हमें आगे, सिंपल। पहली कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन हमारी यही थी, वो 0, t पे हमारी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। जब मैं ये कंडीशन हमें किस में डालना है, इसमें ही डालना है, इसमें हमने वैल्यू डाली, तो हमने 0 डाली, तो x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0, तो cos 0 कितना होता है 1, और sin 0 होता है 0, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमने साइन 0 0, तो साइन 0 0, तो ये वाली टर्म पूरी 0, और ये वाली टर्म कितनी होगी, a बचा सिर्फ, तो यहाँ पे a, ये वाली टर्म आ गई, और इक्वल्स टू किसके बोला था, इसने बोला था ये पूरी इक्वेशन जब आप वैल्यू डालोगे तो वो इक्वल्स टू 0 की आएगी। तो हमने देखा कि ये इक्वल्स टू 0 करा। अब क्या होता है, अब ये वाली टर्म इक्वल टू 0 आ गई। अब क्या होता है, इनमें से या तो ये वाला टर्म पूरा 0 होगा, या तो a की वैल्यू 0 होगी, दोनों में से एक टर्म तो 0 होना पड़ेगा। अब क्या होता है, अगर हमने ये वाली टर्म को 0 करा, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये वाली टर्म 0 हो गई, तो इस पूरे जो हमने सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, अगर ये 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये 0 नहीं हो सकता, एक कोई 0 होना पड़ेगा। तो इसके क्या करना है, ये हमने थर्ड इक्वेशन मान ली, और इसको हमने क्या करना है, जैसे ही हमारा कोई भी वैल्यू हमारी निकलती है, उसको हमने जिस इक्वेशन से जनरेट करा है उसमें पुट कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन हमने इसमें यहाँ पे आए, तो हमने इसको ए की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दी, हमने ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये वाली टर्म चली गई, बची हमारी कितनी, ये वाली टर्म बची बी साइन लैम्डा एक्स, और ये वाली टर्म बची। इसको हमने क्या करा, नीचे लिख लिया, नीचे हमने लिख लिया सिंपल। जब हमने ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, इसके बाद यहाँ पे ये वाली टर्म बची। अब क्या होता है, अब आपको एक ध्यान रखना है, जैसे ही हमने पहली बाउंड्री कंडीशन से ये वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू हमने इसमें पुट करी, उसके बाद जो हमारी एक नई इक्वेशन बनी वाई एक्स टी की, अब हमें फर्दर यही यूज करनी है। अब हमें इस वाली पे वापस नहीं जानी है, ये वाली जो है ना, इस वाली पे वापस नहीं जानी है। अब हमें फर्दर इसको ही यूज करनी है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 माना, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे 2 वाली। बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई 2 वाली, जब हमने तो देखा क्या कि एल कॉमा एंड पॉइंट पे हमें पता है डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो हमने कहा 0। अब क्या होता है, हमने अब फोर्थ वाली कंडीशन में, जो हमने फोर्थ अभी जस्ट लास्ट बना के आए हैं हम, ये वाली कंडीशन फोर्थ वाली, यहाँ पे हम डालेंगे क्या, यहाँ पे हम डालेंगे जो हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, क्या वहाँ पे एक्स की जगह एल डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स की जगह एल डालना है, टी की जगह टी तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, एक्स की जगह पे एल डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स था, तो लैम्डा एल हो गया, यहाँ पे हमने जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने एल डाल दिया, सिंपल, ये वाली इक्वेशन बन गई। और इसने बोला कि इक्वल टू 0 है। अब इक्वल टू 0 है, अब आप ध्यान रखना, ना हम इसमें बी को 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमने बी को 0 करा, तो लास्ट वाली फोर्थ इक्वेशन जो हमें अपडेट वाली बनी है, इसमें हमने अगर बी को 0 करा, तो ये पूरा सॉल्यूशन 0 बन जाएगा। तो अगर पूरा सॉल्यूशन, तो हमें फायदा नहीं है आगे प्रोसीड करने का। उसके अलावा क्या होता है, हम इस वाली टर्म को भी 0 नहीं कर सकते, ये जो आगे वाली टर्म है साइन लैम्डा एक्स लैम्डा एल, और बी वाली को छोड़ के जो ये वाली टर्म है हमारी, इसको भी 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने इसको 0 कर दिया, तो ये पूरा प्रोडक्ट में है, पूरा प्रोडक्ट में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अब बचा क्या, जब हम ये बी को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी तो वैल्यू हमें चाहिए ही, इसकी वैल्यू भी चाहिए, एक पल को ये साइन लैम्डा एक्स 0 हो सकता है। तो हमने कहा क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमने साइन लैम्डा एक्स, और अब हम एक्स की हमें एल डाला, तो इसकी वैल्यू 0 करा। हमें पता है कि साइन लैम्डा एल की वैल्यू 0 कब होती है, साइन एन पाई पे होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 भी होती है, साइन एन पाई की भी 0 होती है। अब आपको ये दो तीन चीज यही ध्यान रखनी है कि अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आगे यूज होंगे, और ये कुछ कॉमन फॉर्मूले हमारे यूज होंगे, क्या, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर एन। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। तो हमने कहा था सिंपल, यहाँ से हमने ये वो साइन से साइन कट कर दिया, लैम्डा की वैल्यू एन पाई अपॉन में एल आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 पुट कर दिया,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, ठीक है। फिर हमने करना ये इक्वेशन नंबर 4, जैसे हमने ए की वैल्यू 0 जब आई थी उसके ऊपर वाली इक्वेशन में हमने उसे वैल्यू डाली थी, वैसे ही सेम करना है। अभी जो हमारी अपडेटेड वाली इक्वेशन 4 हम जो हम नीचे बनाई थी जस्ट, उसमें ही हमें ये वाली वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। हमने वैल्यू पुट करा तो हमारी ये वाली टर्म आ गई, सिंपल। फोर्थ वाली इक्वेशन आपको मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, यही वाली इक्वेशन जो हमने अपडेट वाली बनाई थी, इसको इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू एन पाई अपॉन में एल की वैल्यू ये पुट कर दी, सिंपल। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आता है हमारा ये वाला टर्म, ये वाला बन गया ये। अब क्या होता है, ये हमारी अपडेटेड वाली इक्वेशन है। अब हम फोर्थ वाली इक्वेशन को भी भूल जाओ, अब हमारी ये अपडेट वाली हो गई। अब हमें इस पे ध्यान देना है, क्योंकि हम सारी धीरे धीरे वन बाय वन बाउंड्री कंडीशन को मतलब एग्जीक्यूट करते हुए हम ये आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी अब ये मोस्ट अपडेटेड है, ठीक है। अब हमें इस पे ध्यान देना है। अब क्या होता है, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल सा है कि बी सी को इंटू करा तो सी एन लिख दिया, बी डी को इंटू करा तो डी एन लिख दिया, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, मतलब सिंपल। हमने कांस्टेंट को कम करने के लिए हमने धीरे धीरे मल्टीप्लाई ये कर दिया। हमने साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल यहाँ लिख दिया, बाकी ये वाली टर्म हमने सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होता है, ये होता है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक एक्स पॉइंट पे हमारी डिस्प्लेसमेंट ये हो गई। अब क्या होता है, हमें किसी एक पॉइंट पे हमें पूरी क्या होता है, पूरी स्ट्रिंग में निकालना होता है पूरी स्ट्रिंग में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करते, वही क्या होता है, हम जैसे नॉर्मल कहीं भी हमें कुछ भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं, एक पॉइंट पे निकाल लेते हैं, फिर हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे एन की वैल्यू 1 से एन की वैल्यू यहाँ तक, और फिर हम उसका पूरा वो निकाल लेते हैं, सिंपल वैल्यू। तो सिंस द वेव इक्वेशन लीनियर एंड होमोजेनियस, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जो होगा उसका वो ही होगा, सिंपल। क्या होता है, पूरे की हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल तो एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, सिंपल, ठीक है। वहां पे हमने एक पॉइंट पे निकाल लिया, हमें पूरे पे निकाल लिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड, अब क्या होता है इसमें, यहाँ पे हमें क्या क्या जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ हमें सी एन चाहिए और डी एन चाहिए, बस। हमें सी एन चाहिए और डी एन चाहिए, तो हमने क्या लिखा, नाउ वी हैव टू फाइंड द सी एन और डी एन। और हमने क्या करा, सिंपल, क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो होता है ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो अब क्या करें, हम सी एन डी एन निकालेंगे, लेकिन यूज करें कौन सा, अभी हमारी थर्ड बाउंड्री कंडीशन है, फोर्थ बाउंड्री कंडीशन बची हुई है, ठीक है। तो अब क्या थर्ड और फोर्थ को यूज करते हैं, सिंपल। अब क्या आता है हमारा, थर्ड फोर्थ यूज करते हैं। थर्ड फोर्थ हमारी ये दोनों थी, कौन कौन सी, ये वाली कि x कॉमा जीरो पे एफ एफ एक्स है, और फोर्थ वाली हमारी ये वाली है, ठीक है। तो हम करते हैं थर्ड वाली फोर्थ वाली। अब हमने करी थर्ड वाली यूज, तो हमने एफ ऑफ एक्स के इक्वल हमने पुट करा इन 5। अब हमें ध्यान रखना है, हमारी मोस्ट अपडेटेड वाली इक्वेशन जो है अब वो ये वाली है, जहाँ पे हमने फिफ्थ लिखा है, ठीक है। अब हमें पहले वाली फोर्थ थर्ड जितनी भी इक्वेशन है उन सबको भूल जाना है। हमें इस पे ध्यान रखना है, हमने फिफ्थ में डाली, इसे हमने डाली, तो हमने क्या करा, जहाँ पे भी हमने क्या करा, सिंपल वो टी की वैल्यू जीरो डाली, टी की वैल्यू जीरो डाली, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, सिंपल, ये इक्वेशन बन गई। अब क्या, सिंपल, आप टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो डालोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब एक बार बता ही देता हूँ मैं, टी की वैल्यू अगर हमने जीरो डाली तो कॉस जीरो हमारा कितना होता है, 1 होता है, और साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमारा यहाँ पे सिर्फ सी एन बचेगा, और ये बाहर वाली टर्म बचेगी, ठीक है। और ये क्योंकि ये तो पूरा एंगल के अंदर है, जब टी हमारा ही जीरो हो गया तो ये इनका कोई मतलब नहीं है, इंटू जीरो ही हो जाएगा, तो कॉस जीरो हमारा 1 हो गया, सी एन इंटू 1 हो जाएगा, प्लस डी एन इंटू जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। सी एन की वैल्यू कितने है, सी एन इंटू ये वाली टर्म बचेगी हमारी सिर्फ। तो हमने क्या करा, सेम यहाँ पे टर्म लिखी है। हम ध्यान रखेंगे ना हल्का सा कि हम ये चीज देखें कि मेन चीज वहाँ पे क्या हो रही है, क्योंकि हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो बाय यूजिंग सिंपल हमने देखा, जब हमने ये वाली टर्म देखी इक्वल्स टू एफ एक्स, यहाँ पे देखा इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जस्ट क्या, बाय यूजिंग हाफ रेंज सीरीज, बाय यूजिंग हाफ रेंज सीरीज, तो मैं कह रहा वी फाइंड सी एन। क्या होता है सी एन, अब क्या होता है, ये हाफ रेंज सीरीज क्या है, अब क्या होता है, ये एक सेकेंड, ये हमारा क्या होता है, या तो ये यूनिट नंबर 1 में जो हमने इसी सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 2 में, शायद यूनिट नंबर 1 या 2 में, दोनों में से एक में ही है ये हाफ रेंज सीरीज, जिसमें क्या होता है, हमें क्या होता है, इस सी एन की वैल्यू, वहां पे भी सी एन की वैल्यू निकालनी होती है। एक बार मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। एक सेकंड मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ। या जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये हाफ रेंज सीरीज, जैसे हाफ रेंज सीरीज में क्या होता है, ये इसकी दो होती है, वो भी एक होती है कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और एक होती है हाफ रेंज साइन सीरीज। तो इसमें क्या होता है, सिंपल, हमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स हमें ये दे रखा होता है, इसमें हमें ए नॉट की वैल्यू निकालनी होती है, ए एन की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम ए नॉट का फॉर्मूला ये होता है, ए एन का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। जब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होती है, ठीक है, कॉस की टर्म होती है। अभी क्या होती है, हाँ भाई हमारे पास कौन सी टर्म है, अभी हमारे पास है साइन की टर्म है, तो हमें क्या होता है, हाफ रेंज साइन सीरीज लगानी पड़ेगी। तो हमें क्या होता है, सिंपल, ये वाली फॉर्म आप वहां पे देख रहे थे, कौन सी वाली, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल, ये वाली टर्म आप यहाँ पे देख रहे थे, देखो आपने ये वाली टर्म यहाँ पे देखी, अब आप यहाँ पे देखो,
ये सेम टर्म आपको यहाँ पे दिख रही है क्या, कि यहाँ पे बस वो, ये तो कांस्टेंट अलग है ना, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है सिंपल, तो ये तो कांस्टेंट अलग हो, लेकिन आप देखो साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, तो ठीक है सिंपल यही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बी एन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसकी वैल्यू होती है 2/l इंटीग्रेशन 0 से l एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल डी एक्स, ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे हम क्या होता है बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट की, जो हमारा कोई भी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे बी एन हो गया कुछ भी हो गया, उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें गिवन होता है, एफ ऑफ एक्स गिवन होता है, तब हम वहाँ पे वैल्यू डाल के उसका इंटीग्रेट करते हैं, और 0 टू एल उसकी लिमिट होती है, तो उसे सॉल्व करके हम यहाँ होते हैं बी एन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें होता है सेम, हमने करा यहाँ पे हमने सी एन निकाल लिया। सी एन कैसे निकाला, जस्ट हाँ, हाफ रेंज सीरीज सी एन का वैल्यू हमने सेम वो फॉर्मूला डाला एफ ऑफ एक्स। अब क्या होता है, सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे क्या है सेम, यहाँ पे क्या होता है एफ ऑफ एक्स जो है कुछ गिवन नहीं है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है, कुछ गिवन नहीं है। अगर एफ ऑफ एक्स कुछ गिवन होता है, जैसे हम अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, अभी 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो वहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो वहाँ पे हमने उसे आगे प्रोसीड फॉलो करा है। यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यू डाली है, हमने इस प्रॉपर को सॉल्व करा है, सी एन की वैल्यू निकाल लिया है, उसके बाद सी एन की वैल्यू निकालने के बाद जो हमारा ये मोस्ट अपडेटेड ये वाली जो हमारा आंसर आया है, इसमें हमने उसकी वैल्यू सी एन या डी एन की वैल्यू जो होती है उसमें पुट भी करी है, वैल्यू पुट करने का वही हमारा क्या होता है एक्चुअल आंसर होता है। और हमने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में भी हमें क्या होता है वाई एक्स कॉमा टी ही निकालना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे यही लिखा है, हियर एफ ऑफ एक्स, हियर एफ ऑफ एक्स इज नॉट गिवन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा गिवन नहीं है, इसलिए क्या होता है हम यहाँ पे सी एन की वैल्यू नहीं निकाल पाते। सेम क्या होता है फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला बाउंड्री कंडीशन देखते हैं, सिंपल वो वेलोसिटी जो होता है हमारा टी इक्वल्स टू 0 पे जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हमें करना है वाई हमें तो गिवन है, वाई हमें गिवन है, लेकिन हमें डी वाई डेल वाई ओवर डेल टी निकालना है, उसके बाद टी की वैल्यू 0 ही पुट करें, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे देन विद रिस्पेक्ट टू टी, देन हम पुट करेंगे टी की वैल्यू 0। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या होता है वही हमने कॉन्सेप्ट लगाया है कि हमने मोस्ट अपडेटेड वाला जो था फिफ्थ वाला, उसको हमने सीधा पहले यहाँ पे लिख दिया, फिर हमने उसे करा डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करा। तो हमने जब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करा, तो जब टाइम है ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेट नहीं करा है, डिफरेंशिएट करा है, तो ध्यान रखना सिर्फ टी के साथ करा है डिफरेंशिएट। तो हमने करा सी एन तो हमने बाहर ले लिया, कॉस का होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन। ठीक है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन आ गया एन पाई ए टी अपॉन में एल। अब यहाँ पे बस मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या करी है क्या, कि मेरे को बस ये ध्यान आ रहा था कि यहाँ इस वाले चैप्टर में बस इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इस चक्कर में मैंने करा वही क्या होता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी इसका एंगल होता है उसका हम डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, वो करते हैं जब इंटीग्रेशन में करते हैं, ये इंटीग्रेशन में करते हैं, डिफरेंशिएशन में नहीं करते। तो ये मेरे को जो डिफरेंशिएशन इनटू में लिखना था, मैंने डिफरेंशिएशन इसका डिवाइड में लिख दिया, ये मैंने गलती करी है, बट मैंने आगे ध्यान दिया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय में नहीं होना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी सेम मैंने डिफरेंशिएशन सही करा है कि कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन ये जो मतलब हमारा ये प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट में आता है सिंपल, बाकी साइन का यहाँ पे कोई टी है ही नहीं, तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा। फिर क्या होता है हम देखा 0 to l जब है, 0 to l जब है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 to l दे रखा था, जब हमने l डाला सिंपल, हम अगर हम l डालेंगे यहाँ पे, अगर हम t की जगह l डालेंगे तो l से l कट जाएगा, और n पाई a, और हम देखा साइन की कोई भी, जैसे साइन 0 0 भी होता है, और साइन n पाई कुछ भी हो, n पाई ठीक है, कुछ भी हो मतलब 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, वो जीरो ही होता है, तो ये हमारा एल की वैल्यू पे जीरो होगा। और जब ये टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो भी ये जीरो होगा, क्योंकि ये पूरे एंगल को जीरो बनाते हैं, साइन जीरो जीरो, तो ये वाली टर्म एल पे भी जीरो और जीरो पे भी जीरो, तो इस वाली टर्म को पूरा जीरो कर दो। देन बचा ये कॉस वाला, कॉस वाला एल हमने एल डाला, एल से एल कटा, और कि हमारा क्या आ गया, एल से एल एल कट गया। ठीक है, फिर हमारा टर्म बचा, एल से एल कट गया। वैसे मैंने आपको जो अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे क्या होता है एल और जीरो डालेंगे, अब मैंने वापस से मेरे को देखो इंटीग्रेशन का ही ध्यान आया, तो मैंने 0 to l बताया आपको, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं था। यहाँ पे सिंपल हमारा क्या है डी बाई ओवर डी टी, मतलब क्या होता है सिर्फ डिफरेंशिएट करा टी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे बोला है टी की वैल्यू जीरो रखने के लिए, सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है। मेरे को बाबा वो इंटीग्रेशन याद आ रहा है, तो लिमिट याद आ रहा है 0 to l। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा इंटीग्रेशन 0 to l, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ टी की वैल्यू जीरो पुट करनी है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ये वाली टर्म पूरी जीरो, और कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो, तो कॉस जीरो कितना, कॉस जीरो के वैल्यू वन होती है, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, और हमें बताया कि ये हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए, अगर न्यूमरेटर में होना चाहिए डी एन इंटू इस पूरे की वैल्यू वन इंटू दिस, तो डी एन इंटू दिस। ठीक है, और बचा हमारा सिर्फ ये वाला टर्म। ठीक है, ये वाला टर्म बचा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी है की टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने टी की वैल्यू जीरो डाली ही नहीं, तो ये हमारी टी वाली टर्म आ गई। ठीक है, सिंपल, तो आप ध्यान रखना हल्का सा
इंटीग्रेशन करने पे डिफरेंशिएशन का मतलब ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन कब हो रहा है, डिफरेंशिएशन कब हो रहा है, उसमें हम लिमिट भी डालना भी है, लिमिट नहीं डालना, या टी की वैल्यू सिर्फ जीरो डालनी है, तो ये हल्का सा आप ध्यान रखना। अब क्या होता है, सेम क्या होता है, जब हमें dn जो होता है, अब ये इस पूरे की वैल्यू क्या होता है, ये आ गई हमारी समेशन, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है। ये सेम हमारा किसकी याद दिला रहा है, ये हमें याद दिला रहा है किसकी, हाफ रेंज सीरीज की, हाफ रेंज सीरीज की, कि यहाँ पे साइन वाली टर्म होती है, dn होता है, ये कुछ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तो फिर ये होता है हमारा समेशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक, ये हमारा g ऑफ x के इक्वल है। तो सेम बाय यूजिंग इतना, dn की वैल्यू क्या होती है 2 बाय इतना इंटीग्रेट 0 टू l g ऑफ x, जो कि गिवन नहीं है, और साइन n पाई x अपॉन में l dx, ठीक है। तो ये हमारा गिवन नहीं है, इसलिए बस हम यहाँ पे हम क्या होता है सी एन और डी एन नहीं निकाल पाएंगे, तो हमने क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of Cn and Dn in fifth, we get the solution of the wave equation satisfy the given boundary conditions, ठीक है। सब्स्टिट्यूट बस हमें Cn और Dn की वैल्यू डालनी है कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में, ये जो हमारी लास्ट वाली इक्वेशन में थी फिफ्थ वाली में, सी एन और डी एन की वैल्यू डालनी है, जो कि हमारा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन नहीं है, इस अदरवाइज हम डाल के जस्ट हमें वैल्यू डाल के यही हमारा क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ लास्ट में हमारी ये वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बस, ठीक है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। हल्का जल्दी जल्दी करते हैं, हमें ट्राई करना है कि ये जल्दी से जल्दी वीडियो फिनिश हो, ठीक है। इसका मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक बार, कहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार हम इसका। इस वाले क्वेश्चन को हम हल्का जल्दी करेंगे, क्योंकि सिंपल सा, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है एक्सप्लेन करने में, तो जल्दी करेंगे हल्का, मतलब इजी वाला पार्ट स्किप करेंगे, जहाँ पे कुछ समझने वाला है उसको हम डेफिनेटली करेंगे। A string is stretched and fastened fastened to two point L apart, मतलब वो जुड़ी हुई है। Motion is started by displacing the string into the form y equals to k ब्रैकेट में lx minus x square from which it is released at t time t equals 0, find the displacement of at any point। तो आप ये देखो डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो आपको समझ जाना सिंपल क्या, कि यहाँ पे हमें क्या होता है वेव इक्वेशन लगानी है, ना कि हीट इक्वेशन, ठीक है। ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, एट अ डिस्टेंट x, मतलब वही इसका मतलब क्या है, कि हमें आपको y तो निकालना है किसी भी पॉइंट पे स्ट्रिंग पे, किसी भी पॉइंट पे किसी भी x पे, ठीक है। इसके अलावा एट एनी डिस्टेंस, ठीक है, वन एंड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे इसकी वैल्यू आपको बेसिकली निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि बोल क्या रहा है, ठीक है। एक स्ट्रिंग है जो कि एकदम स्ट्रेट्ड, मतलब एकदम सीधी है, ठीक है, और जुड़ी हुई है दो पॉइंट से, जिसका डिस्टेंस जो है उसका टोटल एल है, ठीक है। मोशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस करना, ठीक है, वाई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इतना, ठीक है, फ्रॉम विच इट इज रिलीज्ड एट टी इक्वल्स जीरो पे, ठीक है। हमें, ठीक है, ओके, ठीक है, अब हमें निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या कह रहा है ये। सिंपल, हमने क्या करा, इस क्वेश्चन करते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट बाय इतना, ठीक है, इज गिवन बाय सिंपल, या सिंपल आप, मैंने बताया कि वो इक्वेशन लिख दो कि हम क्या होता है वेव इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है, एक ही वैल्यू हमने सिंपल लिख दी। बाउंड्री कंडीशन, दो बाउंड्री कंडीशन देखो सेम है क्या, शुरू में अगर दोनों पॉइंट फिक्स है तो हमारे कौन से होते हैं, दोनों पॉइंट ऑफकोर्स फिक्स ही होते हैं, ठीक है, तो वो जीरो होगा, और एंड पॉइंट पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, टी ग्रेटर देन जीरो पे, ठीक है, क्योंकि टाइम तो हमारा ग्रेटर देन जीरो ही होगा ना, ऑफकोर्स टाइम थोड़ी ना नेगेटिव में जाएगा, तो टाइम जीरो होगा या तो टाइम हमारा पॉजिटिव में होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, उसने बोला कि सिंपल सा, कि y x कॉमा जीरो इक्वल्स टू इतना। अब आप बोलेंगे आपको ये समझ कैसे आया कि इसको ही बोला उसने, ठीक है, हम मेरा पढ़ लेते हैं एक और बार क्या, कि मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इनटू द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू इतना, ठीक है। मोशन हमारा स्टार्ट हो रहा है इससे, फ्रॉम विच इट इज रिलीज्ड एट t इक्वल्स जीरो, मतलब t इक्वल्स टू जीरो पे मोशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो पे, यस। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, टी इक्वल्स जीरो पे हमारा क्या होता है, मोशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आप इतना समझ सकते हो कि यहाँ टी इक्वल्स जीरो पे किसी भी एक पॉइंट पे मोशन हमारा क्या होता है, स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम एक्स से हमारा क्या है, जीरो टू एल तक है, ठीक है, क्योंकि एल से या तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम एक्स डिस्टेंस क्या होता है, किसी जीरो पे होगा या तो मैक्सिमम एल होगा। फिर क्या होता है फोर्थ, क्या तो यहाँ इस क्वेश्चन में कभी भी कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी, नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करी, तो डी वाई ओवर डी टी क्या होता है एट टी इक्वल जीरो पे जैसे उस वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन जी ऑफ एक्स दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट बात करी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल। ये चार बाउंड्री कंडीशन हमारी निकल गई, और सही बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बाउंड्री कंडीशन ही है, क्वेश्चन पढ़ के फाउंड आउट करना। और मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम ये होता है, ये दो बाउंड्री कंडीशन जो होती है हमारी सेम ही होती है, ठीक है, मतलब सेम ही होती है सब में।
देन आता है नाउ पॉसिबल सॉल्यूशन, जो वेरियस है, ये तीनों है, मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए थे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन 12 मार्क्स में आ जाता है, तो आप ये तीनों हल्का उसे लॉन्ग करने के लिए पहले आप दिखा देना कि ये तीनों सॉल्यूशन होते हैं। इसमें से जो क्या होता है मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन होता है वो हमारा ये वाला होता है। जैसे क्या होता है इसमें ABC हमारे चारों कांस्टेंट होते हैं। अब क्या होता है हमने पहले, ठीक है, ये हल्का दिखा देना आपके, अगर आपको लगता है कि ज्यादा आपको लंबे में दिखाना है, लॉन्ग दिखाना है। सिंपल पहली वाली आपने इक्वेशन डाली, जीरो डाला, सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट, ये जीरो हो नहीं सकता, एक को जीरो होना पड़ेगा। तो इसे हमने इसमें डाला, सेकंड वाले में डाला, हमने उसको अपडेटेड वाली नई इक्वेशन बना ली, ये वाली बना ली। इसमें हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन डाली, हमारा ये बना, यहाँ पे ना बी जीरो हो सकता है, जी जीरो हो सकता है, तो साइन लैम्डा एक्स जीरो हो सकता है, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाली। इस थर्ड इक्वेशन हमने अपडेटेड वाली में डाल दी, उससे हमारी क्या होगी, हमने एक ये वाली इक्वेशन बनाई सिंपल, ठीक है। अब इसका क्या होता है, सिंपल हमने करा बी को सी से इंटू करा CN, बी को डी से करा तो DN। अब आप ये मत बोलना कि CN ही क्यों लिखा, हम 20 को सी से इंटू करेंगे तो BN भी लिख सकते हैं, और बी से DN को इंटू करेंगे तो EN भी लिख लो, जो मर्जी है वो लिख लो भाई, ये बस से हमारी सिंपल क्या होता है वो होते है, लिखने का तरीका है सिंपल, क्या कुछ भी लिख लो। तो मैं कह रहा सिंपल यहाँ से ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई, देन यहाँ से आता है सिंपल है, ये यहाँ पे जस्ट बना दिया, ये यहाँ पे सेम आएगा। फिर हमने ये लिख दिया जस्ट है, सिंस हमारा क्या होगा, लीनियर एंड होमोजेनियस द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जो होगा, हमने यहाँ पे एक पॉइंट के लिए निकाला था, यहाँ पे हमने एक पॉइंट के लिए निकाला, यहाँ पे हमने कहते हैं इंटीग्रेशन के पूरे पॉइंट के लिए निकाला। यहाँ पे इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जब हमारा क्या होगा CN और DN की वैल्यू निकल जाएगी सिंपल। तो मैं कह रहा तो हमने पहली बाउंड्री कंडीशन और दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमने ऑलरेडी यूज कर रखी है, तो हम क्या होगा थर्ड और फोर्थ यूज करेंगे। थर्ड में देखा वो वेलोसिटी जो है हमारी, वेलोसिटी क्या होगा जीरो है एकदम, वेलोसिटी क्या होता है जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो मैं कह रहा है सिंपल यहाँ पे हमने वही देखो, अब मैं वापस बता रहा हूँ, वहां पे हमने डिफरेंशिएट करा वही सेम डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो डालनी है, ये वाली टर्म आएगी, वैसे वहां पे भी यही वाली टर्म आई थी क्या, एक सेकेंड, n/a/l dn sin, हाँ वैसे आप ही देखो तो यहाँ पे भी यही वाली टर्म बन रही थी, ठीक है, सेम ही आ गई, यहाँ पे भी सेम ही है। बट इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में हमें वो f(x) और g(x) नहीं दिया है, यहाँ पे हमें कुछ टर्म गिवन है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये निकल गया। अब क्या होता है, इसने बोला ये इस पूरे की वैल्यू जीरो है, अब पूरे की वैल्यू जीरो है, अब साइन n πx ये हमारा जीरो नहीं, ये तो हमारा कांस्टेंट है, सिंपल सी बात, ये तो हमारा कांस्टेंट है, और ये हमारा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऊपर अभी देख के आए ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, और अगर इन ये दोनों प्लस में तो, और इन दोनों के साथ में ये प्रोडक्ट में है, तो अगर ये जीरो हो गया तो ये इससे मल्टीप्लाई करो जीरो, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा जीरो, तो ये पूरा आंसर ही जीरो, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, और बचा हमारा क्या लास्ट DN, तो DN को जीरो होना पड़ेगा। तो हमने क्या होता है पुट इन 5, तो हमने 5 में से पुट करा, हमने वापस से क्या होता है एक अपडेटेड इक्वेशन बना ली। क्या होता है जैसे हमें आता है बाउंड्री इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उससे कुछ आता है, उससे हमें क्या होता है इक्वेशन डालते हैं, उससे क्या होता है हम अपडेटेड इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमें इक्वेशन डाले तो हमारी ये वाली टर्म बची। अब कहेंगे ये वाली टर्म कैसे बची, जल्दी से बताया तो मैं आपको, क्या DN की वैल्यू जीरो रखोगे आप जब इसमें, तो DN की वैल्यू जीरो रखोगे तो यही वाली टर्म तो जीरो होगी, CN बचेगा, कॉस ये वाला टर्म बचेगा, और साइन ये वाला टर्म बचेगा, यही टर्म आपको मैं दिखाता हूँ आगे। CN बचेगा, कॉस वाला टर्म बचेगा, और साइन वाला टर्म बचेगा, ये हमारी मोस्ट अपडेटेड 6 इक्वेशन हमने इसे मान लिया। अब इसका ही आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है फोर्थ बाउंड्री कंडीशन हमने यूज करी, इसकी वैल्यू ये रख दी, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, ये वाला x और t की वैल्यू जीरो इसमें रखेंगे, इसमें हमने रखा t की वैल्यू जैसे जीरो करेगी तो cos जीरो की वैल्यू कितनी है 1, तो इस पूरी वैल्यू 1 आ गई, तो CN ये वाला टर्म बच गया, इक्वल्स टू में ये आ गया, ठीक है। अब क्या होता है इसे देख के CN साइन टर्म, साइन वाली टर्म और ये समेशन देख के आपको वापस से हाफ रेंज सीरीज की याद आ गई, ठीक है, हाफ रेंज सीरीज की याद आ गई। हमने कह रहा बाय यूजिंग हाफ रेंज साइन सीरीज वी फाइंड CN, अब यहाँ पे CN निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, और यही हमारा f(x), ठीक है, सिंपल यही हमारा f(x) है, इस वाली टर्म को हम यहाँ पे यूज रखेंगे, पुट करेंगे। CN की वैल्यू हमने फॉर्मूला देख के आए थे, आपको मैंने फॉर्मूला दिखाया था वहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला सिंपल f(x) की यहाँ पे वैल्यू गिवन है, f(x) की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू गिवन है, हमें f(x) की वैल्यू पे वैल्यू डाली, इसका बस इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, देन क्या होगा इंटीग्रेशन करने के बाद CN की वैल्यू आ जाएगी, और CN की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, CN की वैल्यू यहाँ से हमारी ये आ रही थी, CN की वैल्यू यहाँ से हमारी ये आई थी 4k L² अपॉन में n³ π³ 1 माइनस माइनस ऑफ -1 का होल n, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। तो हम देखा n की वैल्यू वेरी कर रही है, जैसे n की वैल्यू अगर ईव हुई, n की वैल्यू अगर ईव हुई तो CN की वैल्यू 0 हो रही है, अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो CN की वैल्यू हमारी 4 की जगह इंटू 2 हो रही है, तो वो 8 बन जा रही है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये CN की वैल्यू जो है
हमने ये हल निकाली कि एन की वैल्यू ऑड पे आ रही है, एन की वैल्यू ईव पे आ रही है। हमने क्या करा, सिंपल से क्या करा, आप यहाँ पे अब सिंपल आप बोलेंगे कि भाई तुम ये तो हो गया, बट यहाँ से सी एन की वैल्यू यहाँ से इस पूरे को सॉल्व कैसे करें कि हमारा ये बन गया, ये वाला टर्म आ गया, ये तो हमें पता ही नहीं, और ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर हमने ये वाला प्रोसेस नहीं दिखाया, मेन प्रोसेस, ये हमारा मेन प्रोसेस है, ठीक है, आपको मैंने रफ में अच्छे से सॉल्व कर रखा है, ये मैं आपको एक सेकंड में दिखा रहा हूँ अभी, पहले मैं उसके बाद मैं एक चीज आपको ये बता देता हूँ सिंपल। क्या सी एन निकाल लिया, डी एन की वैल्यू हम पीछे देख के आए, जीरो है, सी एन की वैल्यू निकाल ली। अब मोस्ट अपडेटेड हमारी इक्वेशन कौन थी, ये वाली, सी एन की वैल्यू पुट कर दी, सी एन की वैल्यू निकाल ली, सी एन की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे लिख दिया कि इवन वाली टर्म की वैल्यू जीरो थी तो उसको मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया एन की वैल्यू 1 3 5, ठीक है, 5 7 9 ये सब चलता रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है, एन की वैल्यू हमारी वो, जैसे हम टर्म्स निकालते रहेंगे तो ये सबमिशन करेंगे वैसे वैसे क्या होता है, ऑड ही रहेगी, ठीक है। अब क्या होता है, इस सॉल्यूशन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या कि हमने कहा था कि जैसे हमने क्या होता है सिंपल समेशन, हमने क्या हो रहा है यहाँ पे एन की वैल्यू वन ही डाली और यहाँ पे अंदर हमने एन को चेंज कर दिया, क्या करा हमने एन को हमने पढ़ा है, ए भी पढ़ रखा है हमने, एपी आर्किमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सिंपल बात है। हमने क्या होता है इसकी एन टर्म बना ली 1 3 5 7 की, ए की वैल्यू 1, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है सिंपल, तो ए एन की मैंने ये बनी एन टर्म बना ली, एन टर्म बना ली, ये आ गई। ये जो सीरीज चलेगी 1 3 5 7, इसमें जिसमें इवन टर्म एक भी नहीं आएगी, उसका एन टर्म हमारा ये हो गया। तो हमने यहाँ पे जहां जहां पे एन था ना वहां पे हमने उसकी एन टर्म रख दी, जैसे यहाँ पे एन हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, वहां पे हमने एन उसकी टर्म रख दी, एन टर्म रख दी, और यहाँ पे हमने एन से वन स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, आप बोलोगे आंसर सेम है, हाँ आंसर सेम आएगा, कैसे, एन की वैल्यू आप वन रखोगे तो इसके अंदर क्या बनेगा, वहां पे तो एन एन क्यूब था, एन क्यूब में एन की वैल्यू वन रखेंगे तो एन की वैल्यू वन आएगा, लेकिन एन की वैल्यू अब यहाँ पे वन रखेंगे तो भी यहाँ पे वन ही आएगा, देख लो क्या, वन रखेंगे, 2 - 1 1, जब एन की वैल्यू टू रखेंगे यहाँ पे हम तो 2 to the 4 -1 3, तो यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू हम टू रख रहे हैं लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री, यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू थ्री आ रही थी, 1 3 5 7, यहाँ पे रख हम 1 3 5 7 देते हैं, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 रख रहे हैं, लेकिन वैल्यू हमारी क्या है, एकदम वैसी आएगी, ऑड वाली टर्म ही आएगी, ठीक है, तो आंसर हमारा दोनों ही सही है, ठीक है। अब हमने कर लिया, हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, बस हमने सेकंड क्वेश्चन का ये नहीं करा, क्या कि हमारा ये सी एन की यहाँ से इस वाले टर्म से हम इस वाले टर्म तक कैसे पहुंचे, क्योंकि ये वाला टर्म हल्का इंपॉर्टेंट है, तो इसे सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, हमें पता है आइलेट जो होता है, आइलेट जो होता है हम लगाते हैं जब हमारा क्या होता है, इंटीग्रेट करना होता है, कोई भी दो एक्स की टर्म जो होती है उसको अगर हमें इंटीग्रेट करना होता है तो हम आइलेट लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्या होता है, यहाँ पे साइन भी आ रहा है, उसके अंदर एक्स है, यहाँ पे एक एक्स और है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान क्या रखना है, इंटीग्रेट जो हम करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला पार्ट करके, जब दो एक्स की टर्म आती है तब हम लगाते हैं आइलेट, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे आया वो वाला टर्म, सिंपल कि यही वाला टर्म है, एक सेकेंड, 0 to L, 0 to L 1 - 1 की पावर n, मैंने सॉल्व करा था, एक सेकेंड मैं ढूंढ रहा हूँ मैंने कहाँ पे सॉल्व करा था इसे, ये रहा, ये मैंने सॉल्व करा था यहाँ पे कि के ये यहाँ पे 0 to L है, ये हम लास्ट में पुट कर लेंगे, कोई वैसा कोई वो नहीं है, ठीक है, लिमिट हम लास्ट में पुट कर लेंगे, के ये हमारा ये वाला टर्म था, ये वाला टर्म था dx। अब क्या होता है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब x की दो टर्म होती है तो हम करते हैं आइलेट लगाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्या कि यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखो, जब आप यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा, यहाँ पे जब मैं x कॉमन लेता हूँ ना तो यहाँ पे x की तीन टर्म बनती है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि ये हमारा टर्म है, यहाँ से मैंने जब x कॉमन लिया तो l - x, ठीक है, यहाँ पे दो x आ गए, यहाँ पे दो x यहाँ पे ऑलरेडी है और एक साइन का टर्म x का और आ गया। तो आपको ये आना चाहिए कि जब x की तीन टर्म होती है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि दो टर्म आती है तो वही नॉर्मल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वही होता है, लेकिन जब तीन टर्म आती है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वो आपको बताता हूँ जस्ट सिंपल। क्या कि आपको करना है, मतलब तीन टर्म प्रोडक्ट में है, ठीक है, तीन टर्म प्रोडक्ट में है, ठीक है। जैसे हमने क्या करा, सिंपल सबसे पहले क्या करते हैं हम, वही सबसे पहले क्या होता है जो पहले लिखा वो हम पहले क्या होता है, सिंपल ये पहले हम ये करते हैं ना कि आइलेट होता है इनवर्स लीनियर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल।
तो हम क्या करते हैं, लाइन वाइज चलते हैं। जो पहले लीनियर, अगर यहाँ पे पहले लीनियर आ रहा है, क्योंकि पहले लीनियर आ रहा है तो हम उसको करते हैं 1 मानते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो उसको हम सेकंड मानते हैं, ठीक है। तो हमने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमने फर्स्ट जब इसे माना तो हमने कहा पहले वाले को हम एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड वाले का हम करते हैं इंटीग्रेशन। हमने सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करा। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, वैसे साइन का इतना पता होना चाहिए। साइन का इंटीग्रेशन हमारा कॉस माइनस कॉस होता है, ठीक है। माइनस कॉस इतनी टर्म, और उसका एंगल का डिफरेंशिएशन होता है डिनोमिनेटर में, जो कि वहां पे मैंने गलती करी थी, आपको मैंने बता दिया था कि वहां पे मैंने गलती करी है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफरेंस एंगल का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बाकी सबका ये हमने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट का, हमने लिख दिया। फिर हमें करते हैं एक माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। फिर हमें करते हैं जो पहली वाली टर्म है उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। पहली वाली टर्म का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स का हो गया 1, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इसका डिफरेंशिएशन। और उसके बाद ये वाली टर्म जिसका हमने वो करा था, इसका हम वापस से इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस वाली टर्म का इंटीग्रेट करना है वापस से यहाँ पे। तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, कॉस का होता है साइन, साइन ये एंगल, एंगल एक एंगल पहले से ही यहाँ पे नीचे था, क्योंकि हमने इस पूरे का इंटीग्रेट करा है, तो एक एंगल पहले से था, एक एंगल हमारा एक और आया, तो बाकी हर एक टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये यहाँ तक जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ तक जो मैंने अभी प्रोसेस करा, वो तब होता है जब हमारा दो टर्म होता है, एक्स का दो टर्म होता है। तीन टर्म होता है तो ये वाला टर्म ऐड हो जाता है, ध्यान रखना आप बस, ठीक है। तीसरा टर्म आता है, मतलब एक्स की यहाँ पे तीन टर्म है, यहाँ पे भी एक्स कॉमन लेंगे, ऑफ कोर्स एक्स कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तीन बार एक्स आ रहे हैं, ठीक है, तीन बार एक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड टर्म एक ये ऐड हो जाएगी, क्या, प्लस करना है, मतलब ऑल्टरनेट आप ये कर सकते हो। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस करा, यहाँ पे एक और बार प्लस करा, ऑल्टरनेट प्लस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो होता है इसका डिफरेंशिएट करा, यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, इस वाले का डिफरेंशिएट करना है, इस वाले का वापस से इंटीग्रेट करना है। ये आपको ध्यान रखना है थर्ड वाले, जब तीन टर्म आएगी एक्स की, मतलब पहले हमें करते हैं ये वाला टर्म एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेट, फिर माइनस करते हैं ये पहले वाले का डिफरेंशिएट, और इस वाले टर्म का वापस से इंटीग्रेट, उसके बाद प्लस इस वाले टर्म का वापस से डिफरेंशिएट, और इस वाले टर्म का वापस से इंटीग्रेट, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, मतलब सीरीज में चलती जाएंगी टर्म, ठीक है, सीरीज में चलती जाएंगी टर्म। एक बार आप वापस से ध्यान से रोक के इस क्वेश्चन को, बस ये जो समझने वाले क्वेश्चन है ना, क्योंकि उस पूरे क्वेश्चन में आपने इस कॉन्सेप्ट समझ लिया कैसे होगा, लेकिन जो ये लगाने वाली चीज है ना, यही समझना है आपको, क्योंकि पेपर में आपको यही करना है खुद से। बाकी वो सबको आपको इजीली याद आ जाएगा। ये वाली टर्म आप खुद से करके देखना, एक दो बार आप करके देखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बस हमने वो करा सिंपल। जैसे हमने यहाँ का इसका डिफरेंशिएट, इसका जब मैंने डिफरेंशिएट करा वापस, तो एल हमारा कांस्टेंट है तो उसका आ गया 0, -2x का एक्स आ गया 1, तब -2, इसका डिफरेंशिएट, इसका वापस से इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट यहाँ करा था, इसका इंटीग्रेट यहाँ पे वापस से करना है। तो माइनस साइन माइनस रहेगा, साइन का होता है माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस कॉस इतना, और नीचे यहाँ पे स्क्वायर में पावर थी, और इसकी जब एक और बार यहाँ पे इंटीग्रेट करा तो वापस से डिफरेंशिएट, वो डिनोमिनेटर में आएगा उसका डिफरेंशिएशन एंगल का, तो यहाँ पे कहता है क्यूब बन जाएगी सारी। बस इसकी लिमिट 0 से एल डालना है, बस आपने लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करके आपका भी एज इट इज सेम यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। लिमिट पुट करिए आपने 0 to L, ये आएगा सिंपल। अब बस यहाँ पे मैंने करा वो, यहाँ पे बस कट कट करा है, यहाँ से एल को, यहाँ से इसके एल क्यूब को हटाया, यहाँ पे एक कॉस की टर्म बन रही थी, कॉस की टर्म, तो कॉस एन पाई बना, तो कॉस एन पाई वैल्यू होती है -1 की पावर n होती है सिंपल। तो यहाँ से मैंने माइनस एक यहाँ पे बाहर आया था, माइनस को अंदर डाला, तो ये वाली टर्म इंटरचेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई, इंटरचेंज हो गई। वापस यहाँ पे एल से एल काटा है हमने यहाँ पे, और ये हमारा ये बन गया 2 × 2 4 बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये 2 जो है इनटू में नहीं है, तो आप ये मत बोलना 2 × 2 × 2 8 होना चाहिए, 2 × 2, और ये एल की पावर 3 था, हमने यहाँ से एल की पावर को 2 करा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इसका टर्म बन गया। ये वाला आप एक बार खुद रफ कॉपी में एक दो बार करके देखना खुद से, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा ये वाला टर्म यहाँ पे कैसे आया। अब हमने यहाँ पे वेव इक्वेशन के दो क्वेश्चन कर लिए हैं, वेव इक्वेशन के हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। बस वो सी एन की वैल्यू निकालनी है आपने, यहाँ पे सी एन की वैल्यू निकाल ली, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाला, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने बस सॉल्व करा। अब आता है, हमने वेव इक्वेशन के कर लिए दो क्वेश्चन, अब बचते हैं हमारे वेव इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे टोटल 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हमारे यूनिट नंबर 3 के एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। 3 टॉपिक खत्म हो गए। पहला हमारा क्लासिफिकेशन, दूसरा हमारा आता है सॉल्यूशंस निकालने होते हैं बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, थर्ड हमारा आता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, उसके दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नाउ हमारा आता है अब लास्ट वाला टॉपिक, वो आता है हमारा क्या, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। सेम है जो हमने अभी करा ये, बस उसमें क्या है, सॉल्यूशन जो है हल्के से अलग है। अब क्या होता है वेव इक्वेशन में और हीट इक्वेशन, आपको मैं एक अंतर बताता हूँ, जस्ट एक सेकेंड।
अब ये जो है हमारा यहाँ पे वेव इक्वेशन, ठीक है, वेव इक्वेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा है सॉल्यूशन जो हमने देखे थे, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ इसके सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे देखे थे। इसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। तो चार कांस्टेंट आ रहे हैं वेव इक्वेशन में, चार कांस्टेंट आ रहे हैं, चार कांस्टेंट आ रहे हैं। उन चारों कांस्टेंट को निकालना है हमें, क्योंकि हम सी एन कहाँ से लाए थे, वही दो कांस्टेंट को इनटू करके लाए थे। तो चार कांस्टेंट आ रहे हैं, अगर हम चार कांस्टेंट को लास्ट में हमें कांस्टेंट की वैल्यू ही निकालनी थी, क्योंकि बाकी सब तो सीरीज से हो जा रहा था। तो हमने जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, तो कांस्टेंट निकालने के लिए सिंपल हम क्या कर रहे थे कि चार कांस्टेंट निकालना है, तो चार कांस्टेंट निकालना है तो चार हमें कंडीशन चाहिए होगी। तो वेव इक्वेशन में इसलिए बाउंड्री कंडीशन हमारी चार होती है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि वेव इक्वेशन में कितनी बाउंड्री कंडीशन जरूरी है हमें आंसर निकालने के लिए। चार कांस्टेंट होता है, चार इक्वेशन जरूरत पड़ेगी। यही क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, आता है हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन में आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन में हमारा क्या होता है कि ये हमारा हीट इक्वेशन है। इसमें क्या होता है कि हमारे ये हमारे जैसे उसमें अलग, हाँ इसमें बस ये होता है वो सॉल्यूशन हमारे अलग होता है, तरीका एकदम सेम है। इसके ये तीन सॉल्यूशन है, वहां पे वो तीन सॉल्यूशन थे, इसमें ये तीन सॉल्यूशन है। वही मोस्ट सूटेबल हमारा ये होता है, कौन सा वाला, जिसमें कॉज और साइन होता है। इसमें ए होता है, बी होता है, सी होता है, इसमें डी नहीं होता है। तो अगर तीन कांस्टेंट है तो यहाँ पे वही तीन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। और अगर तीन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है अननोन कांस्टेंट की, तो हमें कितनी बाउंड्री कंडीशन लगेगी, तीन बाउंड्री कंडीशन लगेगी। तो ये पूछ सकता है कि हमारा हीट इक्वेशन में कितनी बाउंड्री कंडीशन की हमें जरूरत पड़ती है आंसर निकालने के लिए, फाइनल आंसर निकालने के लिए। तो हम बोलेंगे तीन कंडीशन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें तीन कंडीशन चाहिए ही चाहिए हमें आंसर निकालने के लिए। वहां पे हम क्या होता है, थर्ड वाले में जो हमारा वेव इक्वेशन था उसमें हम मोस्ट सुटेबल ये वाला यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम मोस्ट सुटेबल ये वाला यूज करेंगे, सिंपल। बाकी पूरा प्रोसेस जो है सेम है, पूरा प्रोसेस सेम है, तब भी हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके अच्छे से, जिससे कि मेरे को लग रहा है कि ये वाली वीडियो पक्का 50 मिनट की हो गई है आराम से। तो ये वाली वीडियो 1 घंटे से हल्की सी बड़ी होगी। हम ट्राई करें कि 1 घंटे 10 मिनट से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो हम पूरा ट्राई करते हैं। तो अब इसके जल्दी से तो हम दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, देन ये वीडियो को समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन, सिंपल क्या है इसकी हीट इक्वेशन का वो वहां पे हमारा ये होता है क्या, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल्स टू में, वहाँ पे क्या था, डेल स्क्वायर यू था, यहाँ पे डेल सिंपल है, डेल यू अपॉन में मतलब सिंगल डेरिवेटिव है, इक्वल्स टू अल्फा, वहाँ पे ए स्क्वायर था, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर जो होता है, अल्फा स्क्वायर ये होता है के बाय रो सी, रो हमारा डेंसिटी, सी हमारा स्पेसिफिक हीट, के को सर क्या रहते हैं, कुछ कापा करके होता है, कापा करके होता है, कापा करके, वैसे थर्मल कंडक्टिविटी होता है लेकिन उसको हम कापा भी कहते हैं, के ए डबल पी है, ठीक है, ओके। तो हम करते हैं इसे सिंपल, इसमें ही वही है, पहले प्रूफ दे रखा है, तीनों सॉल्यूशन का प्रूफ, जहाँ पे भी हमें प्रॉपर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन ही आते आएंगे बेसिकली। तो हमें करना है सिंपल, हमने करा सिंपल, एक्स हमारा जो है सिर्फ स्मॉल एक्स पे डिपेंड है, कैपिटल टी हमारा इस पे डिपेंड है, इसकी हमने दोनों की यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, इन दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, सिंपल। हमने पुटिंग करा इस वैल्यू को, हमने बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड से अलग अलग कर लिया, एक्स की टर्म एक तरफ, टी की टर्म एक तरफ। इसको हमें तभी इक्वल होगा जब ये पूरा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, पूरा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ जस्ट जल्दी जल्दी निपट जाए, क्योंकि हम ये ऑलरेडी अच्छे से पीछे करके आ रखे हैं, ठीक है। के इक्वल रखा, हमने इन दोनों को इस दोनों को इक्वल रखा। अब यहाँ पे हम इस पे आ गए, फिर क्या होता है सिंपल वही केसेस बनेंगे। नाउ द फॉलोइंग केसेस अराइज, सिंपल के ग्रेटर देन 0 तो के की लैम्डा स्क्वायर रखनी है, ये अगर हमारी टर्म आ गई, एक्स की वैल्यू ये वहां बनाया, टी की वैल्यू ये बन गया। और यहाँ पे एज्यूम करा था हमने क्या कि, एक सेकेंड, हमारा एक्स जो है, एक सेकेंड हम कुछ, एक सेकेंड गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक सेकेंड, हमने हमारा एक्स और टी में है, ठीक है, जैसे हमारा ये एक्स में है और ये टी में है, तो हमारा यू वाला टर्म जो है, यू वाला टर्म जो है वो हमारा क्या होता है, एक्स, एक्स इंटू टी स्मॉल टी, ठीक है, ये है। तभी हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में जो हमारा आंसर आता है ना, लास्ट में से हमने एक्स को अलग निकाल लिया, टी को अलग निकाल लिया, तो लास्ट में क्या होता है, इसका इंटू करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना यू एक्स कॉमा टी, इसका इंटू करते हैं, वही मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा था, क्योंकि कहीं पे भी यही नहीं लिख रखा था कि एक्चुअल में तो हम इसका प्रोडक्ट ही करते हैं ना, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स कॉमा टी आता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, मैं बस ये देखा था, ये वाला टर्म जो था हमारा, ये वाला टर्म मैंने कहीं लिखा नहीं था, ठीक है। तो हमने करा ये एक्स निकाल लिया, टी निकाल लिया। अब यहाँ पे होता है सिंपल वही वाला, वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं,
ये हमारा वही टी लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करते हैं, एल एन करते हैं, ये बनाते हैं टी वन इतना करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। सिंपल यहाँ पे सर ने प्रॉपर लिखवाया था, ये कोई भी जरूरत नहीं है इसको एग्जाम में शो करने की, ये वाले हिडन पार्ट को, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है। केस टू के अगर लेस देन जीरो हो तो इसको वैल्यू हम माइनस लेमडा स्क्वायर लेंगे, ये हमारा ये वाला टर्म आएगा। अगर ये हमारा ये, देन हम इसको ये लेंगे, ठीक है। हमने ये हमारी तीनों वेरिएबल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। हम मोस्ट सेकंड वाला यूज करेंगे। हमने ये इंट्रोडक्शन की बात कर ली, वेव सॉरी हीट इक्वेशन, हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली कैसे इसका प्रूफ आया। अब इसके दो क्वेश्चन करते हैं एंड देन जस्ट इस वीडियो को जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं, ठीक है। ठीक है। A rod of 30 centimeter long has its end A and B capped at 20 degrees Celsius and 80 degrees Celsius respectively until steady state condition. Steady state condition अभी आपको बताऊं क्या होता है इसमें, बेसिकली यही है, एक चीज पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। द टेम्परेचर एट ईच एंड इज देन, पहले इतना इतना था, उसके बाद हम उस दोनों को जीरो पे ले आए, ठीक है, और ऐसा ही हमने जीरो पे ही रखा। फिर हमने रिजल्टिंग टेम्परेचर फंक्शन हमें यही निकालना है, जो कि हमें निकालना है, वहाँ पे क्या था वाई था, यहाँ पे हम इससे भी पहचान सकते हैं हमारा वाई था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यू है, तो ये क्या होता है टेम्परेचर का, और टेम्परेचर का है तो क्या होता है हीट इक्वेशन लेगी, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन लेगी। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा कि कब हीट इक्वेशन लेगी, कब हमारी वेव इक्वेशन लेगी। टेकिंग एक्स इक्वल जीरो एट ए, ठीक है, सिंपल। अब क्या होता है टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर फंक्शन जो होता है वन बाय, यही हमने वेव हीट इक्वेशन लिख लिया, लैम्डा की वैल्यू लिख ली। अब क्या होता है एज ड्यूरिंग स्टडी स्टेट कंडीशन, टेम्परेचर जो होता है सिंपल डिपेंड नहीं करता टाइम पे। अगर टेम्परेचर हमारे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या होता है स्टडी स्टेट कंडीशन पे, ठीक है, तो डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, कि हमारे टाइम में डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ टाइम जीरो होगा, ठीक है। स्टडी कंडीशन टेम्परेचर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट डज नॉट वेरी विद द टाइम दैट इज यू डिपेंड ओनली ऑन एक्स, सिर्फ एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। तो हम देखते कैसे कर रहा। तो मैं कह रहा सिंपल, ये वाली चीज जो है, ये वाली इसको हमने वन मान लिया, इस वाली टर्म को हमने इसमें डाला, डी यू बाई डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू जीरो डाली, तो इसमें हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसको हमने सेकंड माना। अब क्या हो रहा है, हमने इंटीग्रेट करा, तो एक पावर हमारी हट जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ए, क्योंकि ए हमारा क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है, सिंपल। तो हमने कहा था इसका वापस से इंटीग्रेट करा, वापस से इंटीग्रेट करा तो हमारा u आ गया, u की वैल्यू कितनी आ गई, अगर a के साथ वन इंटू में वन है तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, b एक कांस्टेंट, ठीक है, b का कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू वन आएगा, तभी तो हमारा ये हमारा डिफरेंशिएशन करके ये बनेगा। इसका अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ऑफकोर्स ये बनेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो हमारा ये बनेगा, सिंपल ध्यान रखना। यहाँ से हम रिवर्स आया, सिंपल। तो गिवन हमारा क्या था, इनिशियल पे 20 है, और इनिशियल दूसरे एंड पे इनिशियल पे 80 है, ठीक है। तो x की वैल्यू जीरो पे हमारी टेम्परेचर कितना है, 20 है, और 30 पे 80 है। बस हमने इस दो कंडीशन को यूज करके u की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली देखो, जब हमने u की वैल्यू 20 रखी और x की वैल्यू 0 रखी तो b की वैल्यू हमारी 20 आ गई, सिंपल, ठीक है। और जब हमारी 20 आ गई, बी हमें पता चल गया b की वैल्यू 20 है, तो हमने कहा b की वैल्यू 20 डाल दी। फिर हमने सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पे 80 डाली और x की वैल्यू 30 डाली, तो 80 में से हमने b की वैल्यू 20 माइनस कर 60 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 30x बचा, 30x, तो x की वैल्यू कितनी, सॉरी 30a बचा, 30a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, सिंपल। तो यहाँ से हमने इसमें वैल्यू डाल दी, तो यू एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस 20, मतलब क्या होता है यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ से हमें प्रॉपर यू एक्स निकाल लिया। और यू एक्स बता भी रहा है कि ये स्टडी स्टेट कंडीशन है, कैसे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर का कोई भी मतलब क्या होता है स्मॉल टी कोई भी यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा है, सिंपल। देन आता है नाउ व्हेन द टेम्परेचर एट आई, सबसे पहले हमने देख लिया यहाँ पे ये। देन आता है बाउंड्री कंडीशन अभी तक नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले यू ही निकालना था, हमने यू निकाल ली वैल्यू, ठीक है। तब फिर आता है नाउ व्हेन द टेम्परेचर एट ए एंड बी आर रिड्यूस टू जीरो, हमने देखा था दोनों टेम्परेचर को क्या होता है 20 80 को हम यहाँ से जीरो जीरो पे लाए थे। फिर हमने बाउंड्री कंडीशन निकाली क्या, तो हमने क्या होता है बाउंड्री कंडीशन अब निकालेंगे उसके बाद। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, कितनी होगी, शुरू में भी टेम्परेचर जीरो है और लास्ट में भी टेम्परेचर जो है वो हमारा कितना है, जीरो, जीरो हो गया। फॉर ये साइन जो होता है हमारा, ये हमारा टाइप ऑफ हमारा जस्ट उल्टा ए है, तो ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, टाइम हमारा पॉजिटिव होगा, सिंपल। तो ये हमारा होता है टी 30 जीरो पे भी जीरो। अभी थर्ड वाली कंडीशन हमारी कहाँ से आई, थर्ड वाली कंडीशन हमारी कहाँ से आई, सिंपल, इसने जैसे बोला था यहाँ पे कि जैसे हमने ये देखते हैं यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल्स टू एक्स प्लस 20, फॉर एक्स की वैल्यू जीरो से 30 तक ही जा सकता है, सिंपल। तो हमने ये वाले कंडीशन हमें कैसे ध्यान आया, तो हमने सिंपल देखा क्या कि हमें लिखा था सो फाइंड द रिजल्टिंग टेम्परेचर फंक्शन इतना टेकिंग एट एक्स इक्वल जीरो एट ए, ठीक है। तो हमने
एक सेकेंड हमें पढ़ते हैं, द टेम्परेचर एट ईच ईच एंड इज देन सडनली रिड्यूस टू इतना, ठीक है। तो उसने बोला कि सडनली जीरो पे आ गया, ठीक है। हमने जीरो पे आ रहा, जब हमने क्या होता है, पहले हमारा जीरो पे आ गया तो वो हमारी क्या होगा, इनिशियल पॉइंट हो गया, और अगर इनिशियल पॉइंट हो गया तो इनिशियल पॉइंट होते ही हमारा वो टाइम कितना हो जाएगा, जीरो पे। तो हमारा किसी भी एक्स पे टेम्परेचर जो है वो हमारा ये वाला फंक्शन बन गया, जो कि हमने यहाँ पर ये होता है फाइंड करा, सिंपल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, देन हमने करा, अब क्या होता है, सिंपल वही बाउंड्री कंडीशन, वो हमने लिखा कि मोस्ट सुटेबल हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पे एक ही जगह लेमडा होता है, ध्यान रखना, माइनस लेमडा स्क्वायर ई की पावर माइनस लेमडा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सॉरी, एक ही जगह लेमडा नहीं होता, एक ही जगह अल्फा होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल, हमने पहली बाउंड्री कंडीशन लगाई, सिंपल, हम इसको जीरो नहीं कर सकते, ए जीरो होगा, इसको हमने वापस डाला उसमें, ये हमारा अपडेटेड बन गया। इसमें हमने क्या होता है, वापस दूसरी कंडीशन वाली बाउंड्री हमने ये वाला डाला, इको जीरो, यहाँ पे हमारा ना ये जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, साइन 30 लैम्डा ही जीरो हो सकता है, एन पाई 30 एल, 30 मैं क्यों बोल रहा हूँ, 30 इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप एक्स भी बोल सकते थे, लेकिन हमें पता है एक्स हमारा क्या है, जीरो से 30 है, तो एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 30 ही होगी, तो हमने इस डायरेक्ट इसमें यहाँ पे होता है, यहाँ पे लिखा भी है कि एक्स हमारा 30 लेना है, तो हमें 30 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या, पीछे हमने क्वेश्चन करे थे, लैम्डा की वैल्यू थी एन पाई बाय एल आ रही थी, एल पाई बाय एल, एल हमारी क्या है, वो उसकी लेंथ वही सेम, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ठीक है। वो यहाँ पे क्या होता है, ये वाली हमारी टर्म बन गई, ये हमारी टर्म बन गई, सिंपल। लैम्डा की हमने वैल्यू डाल दी, लैम्डा स्क्वायर है तो वो हमारा क्या होगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, सिंपल। हमने कहा द मोस्ट जनरल सोल्यूशन जो वन का क्या हमारा क्या हो गया, सिंपल ये हो गया, हमारा ये हो गया सिंपल, ठीक है। गिवन बाय इतना, तो हमने कहा था ये हमारा मोस्ट, हमने क्या होता है, ये एक पॉइंट पे निकाला था, सिंपल एक पॉइंट पे था, ये हमारा क्या होता है, पूरे पे कितना टेम्परेचर जो हो रहा है हमारा आ रहा है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इंटीग्रेशन कर दिया, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें इसमें वैल्यू किस चाहिए, सिर्फ हमें bn की वैल्यू चाहिए, अगर हमें bn की वैल्यू निकाल ली, bn की वैल्यू सिंपल वही हाफ रेंज सीरीज से हम निकाल लेंगे, यहाँ पे कितनी bn, यहाँ पे देखा bn के साथ क्या है, ठीक है, साइन है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसे कैसे निकालते हैं, जस्ट हमने क्या होता है, bn निकालने के लिए हमने थर्ड कंडीशन बाउंड्री कंडीशन यूज करी, हमने क्या थर्ड कंडीशन हमारी ये वाली थी, t की वैल्यू जीरो डालनी, t की वैल्यू हमने जीरो डाली, तो हमारा ये वाला ये बन गया, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, टी की वैल्यू हम जीरो डालेंगे, सिंपल हमें क्या होता है, ई की पावर जो होता है यहाँ पे, जब हमें टी की वैल्यू जीरो डालेंगे, टी की वैल्यू जीरो तो ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो कितने होता है, किसी पावर जीरो हमारा कितनी वैल्यू होता है, वन होता है, तो हमारा ये दो टर्म बचेगा बी एन, और ये साइन वाला टर्म बी एन और साइन वाला टर्म बचा, और इक्वल्स टू में ये बचा हमारा, ठीक है। इसकी एफ ऑफ एक्स बाय यूजिंग हाफ रेंज साइन सीरीज, हल्का हम जल्दी चलेंगे, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। इतना हमने करा, बी एन निकाला, बी एन का फॉर्मूला हमने ये डाला, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी 2x+20 हो गई, 2x+20 हो गई। अब क्या होता है, बी एन की वैल्यू जो यहाँ पे हमने ये निकाल दी, बी एन की वैल्यू यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाला, बी एन की वैल्यू हमारी आ गई है। अब क्योंकि आप अगेन बी एन की वैल्यू ये कैसे आ गई, सीधा यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने 2x+20 डाली, ठीक है, इसे हमने सॉल्व करा और bn की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। अब क्या होता है, अब अगेन वही bn की वैल्यू निकाली हमने, इसे मोस्ट अपडेटेड वाले में इसी वैल्यू रखी, यही हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर, एक बार आप आंसर देख लो, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि bn को हमने कैसे सॉल्व करा, हमने आपने ये देख लिया, हम देखते हैं bn को हमने कैसे सॉल्व करा। ये यही चीज है जो कि हमने bn को देख लिया, सॉल्व करा, यही सारी चीजें जो कि हमें खुद से करनी पड़ेगी, यही हल्का टेक्निकल है, बाकी तो इसी है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बी एन की वैल्यू निकालने के ये देगा 2/l, एल की वैल्यू कितनी है 30, तो 0 30 सीधा हम लगा देंगे, ठीक है। और एक्स इसकी वैल्यू 2x+20 है, ठीक है। हम सीधा क्वेश्चन करते हैं इसका, मैंने कर रखा है जस्ट रफ में, तो हम देखते हैं कैसे हमने करा करा सी एन की वैल्यू ये एज इट इज, वो जो हमने उसको में देखा वही लिखा हुआ है, सिंपल। हमने क्या होता है, अब आप एक चीज ध्यान दो क्या, कि यहाँ पे ना वो थर्ड वाली टर्म नहीं आएगी, थर्ड वाली टर्म क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स का दो टर्म है, एक तो 2x+20 है, एक इस पूरे के अंदर एक ही एक्स है, ठीक है, एक एक्स है, मतलब एक्स की पावर दो में नहीं है, एक्स का वन में है, तो एक एक्स यहाँ पे हो गया, एक एक्स यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा वो आइलेट लगाते हैं और एकदम नॉर्मली लग भी जाता है, और वही लगता है सिंपल, दो टर्म आती है सिंपल, क्या, इसको हमने 1/15 लिख लिया, इसको एज इट इज रहने देना है, इस वाले का इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट, अब हम बार बार इंटीग्रेट देख लेना, वही इंटीग्रेट साइन का माइनस कॉस, और जो एंगल होता है उसका डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर माइनस करते हैं इसका डिफरेंशिएशन 20 का 0, 2x का 2 माइनस के साथ, और इस वाले का जो हमने इसका करा था, इस वाले का अगेन इंटीग्रेट, तो माइनस का साइन बाहर आ गया, कॉस का होता है ये, यहाँ पे पावर, क्योंकि एक पावर पहले से थी एंगल की, एक पावर वापस आ गई, ये यहीं तक होता है, यहीं तक होता है आइलेट, अगर दो एक्सी टर्म होती है आइलेट, और थर्ड वाली टर्म प्लस के साथ में, अगर हम देखो इसमें देखो सिंपल, अगर आप वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है वैसे, कैसे क्यों, जैसे हमने क्या करा, अगर मेरे को इसकी थर्ड वाली टर्म में निकालनी है, सीरीज की टाइप ऑफ सीरीज चल रहा है ना, तो थर्ड वाली टर्म में क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा,
और इस वाले का कर दो डिफरेंशिएशन सिंपल, इस वाले डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, इस वाले का डिफरेंशिएशन आएगा 0, और इस वाले का वापस से इंटीग्रेशन कुछ भी आए लेकिन उससे पहले 0 लग रहा है तो इसके आगे वाली टर्म कितनी है 0, तो यहाँ पे बेसिकली वो वाला फंक्शन जो होता है तरीका वैलिड तो हो रहा है, वैलिड तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की और टर्म यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। वैलिड तो देखो कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो वैलिड तो होगा ना हर जगह, अब वो सेम यहाँ पे वैलिड हो रहा है। ठीक है, वही हमने करा सिंपल, यहाँ पे हमने बस लिमिट डाली है, cos n पाई की वैल्यू हमने कितनी डाली है -1 की पावर cos n पाई की वैल्यू डाली है -1 की पावर n, बस ये ध्यान रखो, और sin n पाई की वैल्यू हमने 0 डाली है बस। यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ नहीं करा है, बस कैलकुलेशन करा है, सिंपल कैलकुलेशन करा है, और यहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेशन करके ये ऐसी वैल्यू आ रही है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है। आप जब भी करोगे आप एक बार देख लेना कि कहीं पे अटको तो आप देख लेना, एज इट इज एकदम ये हमारी कैलकुलेशन एकदम सही है, तो आप बस देख लेना। ठीक है, अब आते हैं हम एक लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन इस वाले टॉपिक का, हीट इक्वेशन के लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम पूरा ट्राई करते हैं कि 5 मिनट में लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करें, एंड देन उसके बाद ये वीडियो खत्म करें। 1 घंटे 4 मिनट की हो गई है, 5 मिनट ट्राई करते हैं, 1 घंटे 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक रॉड दे रखी है लेंथ L through which heat flow is insulated at its sides. The ends are capped at 0 temperature. If initial temperature at the interior point of the bar is given by इतना, ठीक है, अब इनिशियल पॉइंट पे बोला है तो आपको समझ जाना चाहिए, इनिशियल पॉइंट है तो टी की वैल्यू 0, किसी भी एक पॉइंट पे इंटीरियर पॉइंट पे इसी वैल्यू इधर रखी है, और ये दो हमारी जो है सिंपल वही वाली कंडीशन है, फिक्स पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे हमारा क्या है, हमारा टेम्परेचर जो है 0 है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो था फिक्स पॉइंट पे 0 था, यहाँ पे टेम्परेचर जो है फिक्स पॉइंट पे 0 है। ठीक है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा था वेव इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है द एंड्स आर केप्ट एट 0। ठीक है, टाइम 0 टेम्परेचर पे। ठीक है, लिखा है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है बाहर का आफ्टर टाइम। ठीक है, वो निकालना है सिंपल। ठीक है, हमने फाइंड करना है यहाँ पे यू एक्स कॉमा टी, हम भी इसके लिए फाइंड करना है। तो हमने करा सिंपली एक क्वेश्चन डाला, बाउंड्री क्वेश्चन। इस बार मैं बहुत ट्राई करूंगा बहुत कम एक्सप्लेन करूं, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन सेम एज इट इज करके आ चुके हैं, जिसमें हमारा जो समझाने वाला होगा ना, जो मुश्किल होगा वो बताऊंगा अच्छे से एक्चुअल में, बाकी जो हम करके आया वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सिंपल बाउंड्री कंडीशन मोस्ट सुटेबल लिख दिया, पहली कंडीशन डाल दी, ए की वैल्यू 0 कर दी, इसको हमने इस वाले इक्वेशन में डाल के मोस्ट अपडेटेड बना लिया। सेकंड इक्वेशन डाली, इसमें ये 0 नहीं, ये 0 नहीं, ये 0 हो सकता है, डाली, लैम्डा की वैल्यू निकाली, अगेन अपडेटेड बना लिया हमने। देन हमने इसमें 4 बना ली मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, ये एक पॉइंट पे था, हमने पूरे पे निकाल लिया कि टेम्परेचर का क्या रोल रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा पूरा चेंज। नाउ हमने फिफ्थ इक्वेशन बना ली मोस्ट अपडेटेड। नाउ अब हम क्या होता है थर्ड, अब क्या होता है इसमें हमें क्या होता है, जब हमने बना ली अब हमें इसमें बस सी एन निकालना है, सी एन निकालते ही हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, सी एन निकालना आसान नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि सी एन किस हिसाब से निकालना है, इंटीग्रेशन करना ही टफ है बस। सी एन निकालने के लिए हमने ये वाला थर्ड वाला बाउंड्री कंडीशन लगाया, ये इसका ये था, वी गेट, ठीक है सिंपल हमने इसको, ठीक है सिंपल क्या होता है इसको डाला, इसकी वैल्यू ई की पावर में 0 हो गया क्योंकि टी की वैल्यू 0 था, यहाँ पे टी की वैल्यू 0 ई पावर 0, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब क्या होता है ये वाला टर्म इसके इक्वल है, हाफ लगाया, हाफ रेंज साइन सीरीज लगाया, सी एन की वैल्यू 2/L फंक्शन ऑफ इतना, फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, फंक्शन की वैल्यू हमारी यही आ गई सीधा। ठीक है, हमने करा सिंपल ये, सिंपल यहाँ पे अब क्या होता है, सिंपल हमने आ रहा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाली, सॉल्व करा। अब मैं बताऊँ कैसे सॉल्व करा, इसमें क्या होता है पहले से ध्यान रखो क्या कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो मैं एक फॉर्मूला शीट डाल दूंगा जो 2-3 पेज की, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट 90% 95% सारे फॉर्मूले हैं, एक बार आप उसे बस देके चले जाना ये सारे फार्मूले। ठीक है, जैसे साइन थ्री थीटा का फार्मूला ये होता है, यहाँ से हमें साइन, जैसे यहाँ पे साइन क्यूब है, अब क्यूब है उसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, तो उसको हम जैसे हाफ एंगल फार्मूला होते हैं जैसे उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कन्वर्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, जस्ट हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली तो 4 हमारे डिनोमिनेटर में आ गया, लेफ्ट राइट करके इतना आप खुद भी कर लोगे, लेफ्ट राइट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और एक फॉर्मूला इसमें ये वाला यूज होता है सिंपल। ठीक है, बहुत जल्दी हम निपटाएंगे। अब अब क्या होता है ये हमने अब जो स्टार्ट होगा, अब मेन स्टार्ट है कि हमने कैसे निकाला सी एन। ठीक है, बाकी सब छोड़ो, सी एन कैसे निकाला वो एक मेन है। के को हमने ये लिखा,
के को हम ये और ये सेम ही बात है, यहाँ पे क्यूब पावर में है उसको हम यही लिखते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है यहाँ पे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा होता है उसको हम यही लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है, सेम बात ही होती है, ठीक है। ये एंगल के टू थीटा नहीं है, ध्यान रखना, टू थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में अंतर है, ठीक है। इसको हमने लिखा, इसको हमें पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, सिंपल जो हमने अभी वहां से फॉर्मूला नीचे देख के आया था उसको हम सबसे पहले इसमें डाला, फॉर्मूला डाला हमने, इसको पहले सिंपली फॉर्म में कर लिया, सिंपलीफाई कर लिया। सिंपलीफाई करने के बाद हमने ये बना लिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली। अब क्या होता है, अब हम इसे यूज करेंगे, सी एन निकालने जा रहे हैं, ये उसका फॉर्मूला था, एफ ऑफ एन की वैल्यू यहाँ से हमने ऊपर से एज इट इज एफ ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। सिंपल हमने क्या करा, इसको दोनों में मल्टीप्लाई करा, दोनों में मल्टीप्लाई करा, इसको हमने ए, इसको हमने बी, इसको हमने ए, इसको बी भी मान लिया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे साइन ए साइन बी है, साइन ए साइन बी है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने ये वाला फॉर्मूला टू से मल्टीप्लाई करा, टू से डिवाइड करा, हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल। टू से मल्टीप्लाई करा, टू से डिवाइड करा, तो यहाँ पे क्या होता है, थ्री था, यहाँ पे थ्री बाई टू हो गया, टू अंदर रह गया, यहाँ पे टू था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो हाफ हमने बाहर कर दिया, टू हमने ऊपर अंदर रहने दिया, टू साइन ए साइन बी बनाने के लिए फॉर्म में, ठीक है। हमने करा सिंपल, यहाँ पे हमने सिंपल करा है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जो जब भी आप इस पेज को करोगे ना, इस पेज को करोगे तो ध्यान से करना, ध्यान से करना, क्योंकि यही वाला पेज सबसे हल्का इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। हमने करा, हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो हमने करा, अब ये बहुत बड़ा बन चुका था, बहुत बड़ा बन चुका था, तो सिंपल हमने क्या करा, एक चीज आपको पता होना चाहिए क्या, कि कॉज जैसे क्या होता है, साइन के अंदर अगर एंगल नेगेटिव का है तो क्या उतना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाता है, साइन बाहर आ जाता है। लेकिन अगर वो कॉस के अंदर होता है, कॉस के अंदर माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, माइनस को जस्ट हटा देता है, ठीक है, हटा देता है। ये क्यों होता है, ध्यान रखना, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो हमने देखा था, यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉज और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉज हम यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉज और सेक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कॉज ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉज ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो कॉज 45 निकाल लो या कॉज -45 निकाल लो, तो कॉज यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे पॉजिटिव सारी, क्या होता है कॉज यहाँ पे इस पार्ट में, इस क्वाड्रेंट में कॉज और सेक की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव आती है, इसमें सारे एंगल ही पॉजिटिव आती है। तो इसलिए क्या होता है, इन दो में cos थीटा और cos माइनस थीटा वैल्यू होती है, इसलिए सेम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन होता है, साइन इसमें इसमें होता है, साइन इसमें हमारा पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे हम करते हैं 45, यहाँ पे हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे 135 हो जाता है, तो यहाँ पे 45 माइनस करते हैं, यहाँ पे 135 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे माइनस का 45 ही रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो सिंपल हमने कहा था, इसको हमने पहला पार्ट मान लिया, इसको हमने दूसरा पार्ट मान लिया, इसको हमने अलग अलग सॉल्व करा है, ध्यान से आराम से सॉल्व करा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म थी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, वन माइनस एन लिखा है, तो हमने अभी जो आगे सॉल्व करा है तो वहाँ पे एन माइनस वन भी लिखा है। एन माइनस वन क्यों लिखा है, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं, कॉस थीटा या कॉस माइनस थीटा सेम बात है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये इसका लास्ट हम आज गए जस्ट कंप्लीट करें, इसमें क्या होता है, सी वन और सी3 की वैल्यू ये आती है, ये अब क्या होता है, अब एकदम से सी1 कहाँ से आया, सी3 कहाँ से आया, अभी आपको मैं बताता हूँ जस्ट आराम से। पहले हम उसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये वाला टर्म था फर्स्ट पार्ट, इसको हमने सॉल्व करा यहाँ तक, ये हमने इसे सॉल्व करा, यहाँ हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ में इसका, यहाँ पे इसको जस्ट लिखा है, यहाँ पे हमने जब सॉल्व करा, पहले पार्ट को जस्ट हमने सॉल्व करना ट्राई करा, तो हमने एक चीज़ देखा, क्या हमने सॉल्व करा, सिंपल क्या होता है, जब हमने इसका इंटीग्रेट करा तो हमने कॉस का क्या होता है साइन, कॉस का क्या होता है साइन, हमने करा इसको वन माइनस एन को हम एन माइनस वन आराम से लिख सकते हैं कॉस के अंदर बिना नेगेटिव साइन को रखे हुए, ठीक है। तो हमने जब क्या होता है, जब हमने क्या होता है एंगल का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे जब हमने डिनोमिनेटर पे डिफरेंशिएशन करा तो हमें पता है कि इन मैथमेटिक्स डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारा नॉन डिफाइन होता है। उसके अलावा हमें कहीं भी कुछ भी करके कोई भी मेथड लगा के हमें बस सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो कब हो रहा है, एन की वैल्यू वन पे, एन की वैल्यू वन पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है ये सॉल्यूशन जो होगा वैलिड तो होगा, लेकिन एन इक्वल्स टू वन पे सॉल्यूशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फिर हम देखा जब हमने लिमिट की वैल्यू डाली तो ये पूरा हमारा जीरो आ रहा है, पूरा हमारा जीरो आ रहा है, क्यों कि एक्स की वैल्यू जो हमने एल डाली, एक्स की वैल्यू एल डाली तो एल से एल कट गया, तो हमें साइन एन माइनस वन पाई बचा। और हमें पता है साइन की किसी भी पाई पे वैल्यू वन पाई टू पाई थ्री पाई तो एन माइनस वन पाई वो भी कोई नंबर ही होगा, किसी पाई पे वैल्यू जीरो होती है, सेम यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, जीरो पे भी जीरो और एल पे भी जीरो, तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो ही बन गया, तो पहला वाला पूरा पार्ट हमारा जीरो हो गया, सेम एज इट इज
ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे दोनों पे कॉस की टर्म है, तो कॉस का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन बनता है दोनों में, ठीक है। जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा था, जब हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था कि राइट हैंड साइड पे कॉस की टर्म बन रही है, ठीक है, तो कॉस का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा साइन बन रहा है। साइन का साइन एल पे भी जीरो पे दोनों पे जीरो होता है, ठीक है। एल पे जीरो नहीं होता, लेकिन एल यहाँ पे जब हमने डाला एल से एल कट गया, एक पाई बन रहा है, एन माइनस वन पाई बन रहा है, कोई सा ही पाई बने, लेकिन अगर वो हमारा कोई भी कॉन्स्टेंट का पाई बन रहा है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो अब हमने देखा क्या, सिर्फ सिर्फ वो वाला सॉल्यूशन जीरो कम नहीं होगा, जब एन की वैल्यू वन होगी वहां पे वो हमारा सॉल्यूशन जीरो नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, सिंपल क्या होता है, हमने सिर्फ सेकंड पार्ट का निकाला, सेकंड पार्ट में भी दोनों में कॉज है, दोनों में कॉज है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने करा नहीं क्योंकि बहुत लॉन्ग बन रहा था। सिमिलरली कॉज का हम करेंगे तो साइन बनेगा, साइन बनेगा और साइन में एल डाल रहे तो भी जीरो हो रहा है, जीरो डाल रहे तो भी जीरो हो रहा है। बट वहां पे एक चीज ये ध्यान रखना कि जैसे फर्स्ट वाले टर्म में एन की वैल्यू वन पे जीरो नहीं हो रहा, वैसे ही सेकंड वाले पार्ट में जब हम इस वाले एंगल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं नीचे, तो थ्री माइनस एन पाई अपॉन एल जो बन रहा है डिनोमिनेटर में, उसको उसको हमें डिनोमिनेटर बन रहा है, तो वहां पे जीरो कब नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री माइनस एन हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तो थ्री इज नॉट इक्वल्स टू एन। वहां पे एन की वैल्यू वन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री नहीं होना चाहिए। तो मतलब एन की वैल्यू थ्री को छोड़ के ये वाला पार्ट पूरा जीरो है, और यहाँ पे एन की वैल्यू वन को छोड़ के पूरा वाला पार्ट जीरो है, तो मतलब पूरा आंसर हमारा इसका जीरो आ रहा है, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ पे, एन की वैल्यू वन को छोड़ के, एन की वैल्यू थ्री को छोड़ के। तो इसमें क्या करना है हमें, पहला वाला पार्ट जीरो आ रहा है एन की वैल्यू वन पे छोड़ के, दूसरा वाला पार्ट जीरो आ रहा है एन की वैल्यू थ्री को छोड़ के, तो सी एन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन एक्सेप्ट एन इक्वल्स टू वन और एन इक्वल्स टू थ्री। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, ओनली हमें सी वन की वैल्यू निकालनी है, सी थ्री की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें उसकी वैल्यू मतलब पूरे टर्म में हमारी दो ही टर्म निकलेगी, सी वन और सी थ्री, उसके अलावा सारी टर्म हमारी कितनी है, जीरो है। तो हमने कहा वही टर्म निकाली है, ठीक है। हमने सी वन की वैल्यू निकालनी, तो हमें क्या होता है, सी वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सी थ्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये भी है, सी वन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, सी थ्री की वैल्यू कहाँ से निकलेगी। तो यहाँ जो मैंने लिख रखा है ना, ये कि सी वन की वैल्यू आ रही है हमारी थ्री के बाय फोर, सी थ्री की वैल्यू आ रही है माइनस के बाय फोर, पुट करना है फिफ्थ वाले इक्वेशन में। फिफ्थ वाला इक्वेशन हमारा ये था, फिफ्थ वाला इक्वेशन हमारा ये था, इसमें हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर ये तो आ गया। लेकिन हमारा सी वन और सी थ्री कैसे आया वो देखते हैं। सी वन और सी थ्री आपको मैं दिखाता हूँ जस्ट कैसे हमने फाइंड आउट करा है। तो सिंपल हमने कैसे निकाला मैं आपको बताता हूँ। एन की वैल्यू वन और एन की वैल्यू थ्री हमने कहाँ पुट करा। सिंपल हमारा ये वाला जो इक्वेशन था ना, ये वाला कौन सा वाला इक्वेशन, एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट, कि यहाँ पे जो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे हमने एन की वैल्यू वन डाली है, एक बार एन की वैल्यू थ्री डाली है, ठीक है, एन की वैल्यू वन डाली है, एन की वैल्यू थ्री डाली है, और ऐसे सॉल्व करा है सिंपल। उससे हमने सी वन और सी थ्री वैल्यू निकाल ली है। अब क्या होता है, अब यहाँ तक ना ये वाला टर्म बन रहा था, तो मैंने क्या करा, इसको ही सिंप्लीफाई करते हुए हम कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक। तो सीधा मैंने एन की वैल्यू वन यहाँ पे और एन की वैल्यू थ्री यहाँ पे वैल्यू डाली, और इसके आगे फर्दर सॉल्व करा और उसकी मैंने वैल्यू निकाली। तो आपको मैं वो दिखाता हूँ कि मैंने कैसे करा। ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीधा यहाँ पे जो कॉज वाली टर्म थी वहाँ पे डाली थी, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताई थी जस्ट यहाँ पे डाली मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू जब मैं वन डालूंगा, एन की वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वन, तो यहाँ पे कितना आ रहा है वन। बाकी यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू वन डाली, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था एन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टू। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा टू, तो यहाँ पे थ्री माइनस वन टू, यहाँ पे कितना है थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री प्लस वन, यहाँ पे cos फोर होगा, एक सेकेंड, टू फोर, ठीक है। ये रहा यहाँ पे ना, जस्ट यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने लिखा है cos फोर पाई एक्स, ठीक है, अपॉन में एल, ठीक है। तो मतलब यही है, इसको मैंने आगे सॉल्व करा सिंपल। अगर क्या होता है वन का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, इसका इंटीग्रेशन करा सिंपल यार, वही है, सेम इंटीग्रेशन है बार बार। वन का एक्स, इसका ये करा, इसका ये करा, इसका ये करा, ठीक है, सिंपल।
यहाँ मैंने सिंपल इसे कट करा। आप ना सिंपल जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखते हो करना, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे C1 की वैल्यू 3 के/4 आ रहा है। सेम जहाँ पे हमने यहाँ पे जो n की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 डाली थी, यहाँ पे n की वैल्यू 3 डालेंगे। तो जब हमने 3 डालेंगे तो ये वाली टर्म उस टाइम फिर cos 0 बनेगी, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये वाली टर्म हमारी 1 बनेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम सॉल्व करा है, सिंपल सॉल्व करें यहाँ पे वही। यहाँ पे वैल्यू है 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos का यहाँ पे ये साइन हो गया सिंपल। यहाँ पे मैंने इसको पूरे सॉल्व करा, यहाँ पे C3 वैल्यू -k/4 आ गई, ठीक है। आप जब सॉल्व करोगे तो आप देख लेना एक बार आराम से, ये वाला देखते हुए सॉल्व करना, आपको समझ आ जाएगा सिंपल। C1 C3 निकल गया, ये हमारा सिंपल ये था। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डाली, दो ही टर्म बनेगी, C1 वाली टर्म बचेगी और C3 वाली टर्म बचेगी। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे कंप्लीट करते ही हमारा यूनिट नंबर 3 पूरा कंप्लीट हुआ, पूरा यूनिट नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 के लिए आपको इससे ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना, बस बुक के क्वेश्चन देख लेने हैं कि कब कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है। बाकी बेस जो है यही हमने पूरा कवर कर लिया है। तो अब लास्ट तक देखने के लिए वीडियो, थैंक यू एवरीवन।